नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में हमारे पास में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सबको जो है वो यहाँ पे लेके आते हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे पास में 354 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड वल्वर हार्ट डिजीज, जिसको हम जो है वो डिटेल से यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो हमारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास में वल्वल हार्ट डिजीज से जो है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इमेज बेस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और भी बहुत अलग अलग तरीके से जो है वो हमारे पास में इस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन अलग अलग साइन जो है वहां से भी खोद खोद की पूछा जाता है, बहुत डिटेल से बहुत डेप्थ में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर आपको साइन दे देंगे और पूछेंगे कि ये साइन जो है वो किसमें देखने को मिलता है, राइट। कोई भी चीज जो है वो आपको ये दे देंगे, कंडीशन दे देंगे कि इसमें ये चीजें जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है। कई बार दे देंगे कि वल्वर हार्ट डिजीज में सबसे ज्यादा जो है वो डेथ रेट किसमें देखने को मिलती है। कई बार आपको दे देंगे कि जो एट्रियल फिब्रिलेशन है वो सबसे ज्यादा कौन से वल्वर हार्ट डिजीज में जो हो मिलता है। मैं कहूं, जब तक इस टॉपिक को अगर आप कंठस्थ नहीं कर लोगे, कंठस्थ करने के बाद में भी जो हो वो यहाँ से कई बार ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं जिनका आंसर जो हो बच्चे फाइंड आउट नहीं करते। तो ये डिजीज जो है वो तभी कंप्लीट होगी जब आपके पास में पूरे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे, और कंसेप्ट भी इस तरीके से जिसमें अपने को पूरा फिजियोलॉजी जो है वो दिमाग में रहेगा कि नहीं यार ऐसा होगा, इस तरीके से होगा तो ये चीज होगी, तब ही जाके वो चीजें जो है वो आप क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसी भंवर जाल में आप फंस जाओगे और कोई भी क्वेश्चन जो है वो सही नहीं कर पाओगे। तो डोंट वरी, आज हम जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करते हुए जो है पढ़ेंगे। और बेसिकली आपको पता ही है, बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने पढ़ने पे जो है वो कहते हैं कि सिर्फ पढ़ने का तरीका ही हमारे पास में सबसे अच्छा है। उसी पे हम सबसे ज्यादा जो है वो कंसंट्रेट करते हैं कि हम जो पढ़ेंगे ना उसी को इस तरीके से पढ़ें कि एटलीस्ट जो है वो कैसा भी क्वेश्चन आए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्लाइड इमेज बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर हमारे पास में वो कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है ना, तो वो सारी चीजें जो है वो हमारे पास में बहुत आसानी से जो है वो कंप्लीट हो सकती है। तो इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीजों को, जितने हमारे पास में वाल है। तो इसमें हम आज ही क्लास में सबसे पहले जो है वाल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वाल होते हैं और उनमें क्या क्या चीजें की जो है वो दिक्कत आ सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना, तब सारी चीजें क्लियर होगी। जैसे पहले हम 4 वाल के बारे में पढ़ेंगे कि 4 जो है वो वाल होते हैं हमारे पास में हार्ट के अंदर, ठीक है। नाम आपको पता ही होगा, एक ट्राइकेस्पिड हो गया, एक बाइकेस्पिड हो गया जिसको मिट्रल वाल भी कहते हैं, एक अरोटिक वाल हो गया, एक पल्मोनिक वाल हो गया। ये सारी चीजें जो है वो आपको अच्छे तरीके से पता है। और वैसे भी बुलेट सीरीज में जब हमने हार्ट साउंड पढ़ा था, वहां पे हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर कर रखी है। अभी हमारे पास में 4 वाल है। अब हर वाल के जो है वो हमारे पास में तीन तीन जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है भाई? हमारे पास में जो है वो रिगर्जिटेशन हो सकता है, हमारे पास में जो है वो हमारे पास में प्रोलेप्स हो सकता है, हमारे पास में जो है वो स्टेनोसिस हो सकता है। इन तीनों को हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे पहले स्टेनोसिस क्या होता है, रिगर्जिटेशन क्या होता है और उसके बाद में प्रोलेप्स क्या होता है। तो एक वाल में 3 प्रकार की प्रॉब्लम आ गई, तो टोटल हमारे पास में 4 वाल हो गए। तो 4 वाल में टोटल कितनी प्रॉब्लम आ सकती है? 12 प्रॉब्लम आ सकती है, 12 जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे ट्राइकेस्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकेस्पिड प्रोलेप्स, ट्राइकेस्पिड रिगर्जिटेशन। एक की 3 आ गई, 4 वाल है तो 12 प्रॉब्लम्स आ गई। अब इन 12 प्रॉब्लम्स को अगर हम सारी चीजों को डिटेल से देखेंगे तो उसमें कोर पॉइंट देखेंगे कि एक्चुअल में सबसे ज्यादा प्रोलेप्स किस में होता है। तो वो चीजें मैं आपको हाईलाइट करूंगा, ठीक है, कि सबसे ज्यादा प्रोलेप्स, जैसे मिट्रल वाल प्रोलेप्स सबसे ज्यादा होता है, बाकी आप प्रोलेप्स अरोटिक वाल और पल्मोनिक वाल का प्रोलेप्स नहीं होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी चीजें सेग्रेट सेग्रेट करके जो है वो पढ़ेंगे, ताकि सारी चीजें हमारे पास में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से। रिगर्जिटेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा रिगर्जिटेशन जो है वो हमारे पास में मिट्रल वाल एंड अरोटिक वाल में होता है, बाकी में रिगर्जिटेशन नहीं होता है। अगर होता भी है तो वो इतना ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है।
क्यों क्रिएट नहीं करता, वो भी हम सारी चीजें देखेंगे। तो बिल्कुल कंसेप्ट अगर क्लियर करके करेंगे ना तो कोई चीज की दिक्कत नहीं आने वाली, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। हम जो है वो चीजें एक एक करके पढ़ेंगे। हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज की जो आप क्लास ले रहे हो तो थोड़ा सा जो है वो कंसंट्रेट होके जो है वो क्लास लेनी है। जैसे रोज की तरह जो है वो आपने और कुछ काम कर रहे हो या ब्लूटूथ लगा रखा है फिर उस तरीके से आप काम करो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा जो है वो कंसंट्रेशन के साथ में देखना है, तभी ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होगी। तो सबसे पहले ले लेते हैं हमारे पास में इंट्रोडक्शन। टॉपिक क्या है हमारे पास में? टॉपिक है हमारे पास में वल्वुलर हार्ट डिजीज, यानी कि हार्ट के जो वाल्व है उनमें जो प्रॉब्लम आती है उसको हम कहेंगे वल्वुलर हार्ट डिजीज। देखिए, वल्वुलर हार्ट डिजीज इज डैमेज और डिसफंक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द हार्ट वाल्व एंड द फोर वाल्व आर, यानी कि किसी भी हार्ट के अंदर जो है वो किसी भी वाल्व के अंदर एक या एक से अधिक वाल्व के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आती है, इसको हम क्या कहेंगे? वल्वुलर हार्ट डिजीज। एंड वाल्व की संख्या की बात करें तो वाल्व जो है वो हमारे पास में 4 होते हैं, और चारों वाल्व आपको अच्छी तरीके से पता है। जैसे मैं हार्ट की जो है वो 4 चैम्बर बताऊं, जैसे ये हमारे पास में नॉर्मली बेसिक हार्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास में जो है वो 4 चैम्बर हो गए। ये हमारे पास में होगा राइट एट्रियम, ये हो गया हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले हमारे पास में एक वाल्व हो जाता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिसको हम कहेंगे दोस्तों ट्राइकैस्पिड वाल्व, राइट। देन उसके बाद में हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसको हम कहेंगे बाइकैस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। बाइकैस्पिड ट्राइकैस्पिड किस लिए बोला? कैस्पिड मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जैसे इसकी मैं बात करूं तो ये हमारे पास में ट्राइकैस्पिड है, उसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी, 3 लीफ आपको दिख रहे हैं, 3 जो है वो अलग अलग आकार के जो है वो ठप्पे दिखाई देंगे, वो आ गया ट्राइकैस्पिड, राइट। बाइकैस्पिड में क्या होता है? जैसे ये हमारे पास में वाल्व हो गया तो ये इस तरीके का वाल्व होता है, तो ये हुआ बाइकैस्पिड। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, सीधा जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जो है वो ब्लड लेके जाती है लंग्स के अंदर। यहां पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड पल्मोनिक वाल्व। पल्मोनरी आर्टरी है इसलिए हो गया हमारे पास में पल्मोनिक वाल्व। देन उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा निकलती है और वहां पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं अरोटिक वाल्व। तो 4 प्रकार के हमारे पास में जो है वो वाल्व हो गए। कौन कौन सा? ट्राइकैस्पिड, बाइकैस्पिड, पल्मोनिक एंड अरोटिक, ये 4 वाल्व हो गए। अभी इमेज में जो है हम देख लेंगे। हालांकि ये सारी चीजें जो है वो आपको बेसिकली पता होगी क्योंकि ये तो बहुत ईजी चीज है, यहां तक तो जो है वो ज्यादा समझने की दिक्कत है ही नहीं है। तो 4 वाल कौन कौन से हो गए? सबसे पहले हो गया मिट्रल वाल। मिट्रल वाल कहां पे प्रेजेंट होता है दोस्तों? मिट्रल वाल होता है हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। मिट्रल वाल होता है हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट। इसको जो है वो दूसरे नाम से बोलते हैं बाइकैस्पिड वाल्व, ठीक है। बाइकैस्पिड वाल्व के नाम से भी जो है उसको जाना जाता है। तो ये वाल्व हो गया हमारे पास में यहाँ पे, ये लो मैंने यहाँ पे दे दिया, ये रेड है तो मैं ब्लैक से कर देता हूँ ताकि दिखे हमें। ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मिट्रल वाल्व, ये देखो दिख रहा है मिट्रल वाल्व। सेकंड आ गया हमारे पास में अरोटिक वाल्व। अरोटिक वाल्व कहाँ पे होता है दोस्तों? लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा में जहां पे जाता है जिसको बोलते हैं अरोटिक वाल्व, ठीक। तो ये वाल्व हो गया हमारे पास में सिंपली लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा, ठीक है। यहां पे जो है वाल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं अरोटिक वाल। ये अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हो गया, देखो ये देखो अरोटिक वाल, राइट। देन उसके बाद आता है हमारे पास में थर्ड ट्राइकैस्पिड वाल। ट्राइकैस्पिड होता है हमारे पास में राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। कहां कहां पे? ये होता है हमारे पास में राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है जिसको हम ट्राइकैस्पिड वाल कहते हैं। और ये जो है वो यहाँ पे सेचुरेटेड होता है, ये लो ये देखो ये हो गया ट्राइकैस्पिड वाल। और लास्ट आ गया हमारे पास में पल्मोनिक वाल। पल्मोनिक वाल कहां पे सेचुरेटेड होता है दोस्तों? पल्मोनिक वाल होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है वाल होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनिक वाल। ये लो ये हो गया पल्मोनिक वाल, राइट। तो ये हमारे पास में चारों वाल हो गए। अब देखो चारों वाल आपको क्लियर हो गए, कहां कहां पे सेचुरेटेड है, वो सारी चीजें होगी। और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है, बार बार रिपीट करके आपका टाइम जो हो वो क्यों वेस्ट करें। सिंपली आपको पता है चारों वाल हो गए। अब इन चारों वाल में जो है वो हमारे पास में क्या क्या चीज दिक्कत आती है? तो ईच वाल कैन हैव, मतलब हर वाल जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसको ध्यान से समझो। सबसे पहली चीज आती है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस क्या होता है हमारे पास में? स्टेनोसिस होता है कोई भी चीज नेरो जो होता है उसको बोलते हैं स्टेनोसिस। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में कोई ल्यूमन है, ठीक है, इतना मोटा पाइप है, अगर ये इतना हो जाए, छोटा हो जाए, तो ये चीज हो गई हमारे पास में स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब नेरोइंग। ये जैसे हमारे पास में, जैसे मैं कहूं
तो ये हमारे पास में कोई वाल है, ठीक है। अब ये इतना हो गया, इसको कंडीशन को कहते हैं हम स्टेनोसिस। अब जो पाइप मान लो इतना मोटा पाइप है जहां से पानी जा रहा है, वहां पे नॉर्मली पानी जा रहा है, अब अगर वो नेरो हो गया है या प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो रहा है, प्रॉपर्ली खुल नहीं रहा है, तो वो होगी कंडीशन स्टेनोसिस। तो ये हो गया हमारे पास में, देखो, नैरोइंग और वाल्व डज नॉट ओपन प्रॉपर्ली, यानी कि वाल्व जो है वो ज्यादा खुल नहीं रहा। अब इसको ये देखिए, जैसे हमारे पास में वाल्व है, ठीक है, ये वाल्व नॉर्मली जो हो इतना खुलता है, ठीक है, या यूं खुल रहा है वाल्व, अगर वो हमारे पास में सिर्फ इतना ही खुले तो दिक्कत हो सकती है ना। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास में स्टेनोसिस, और ये सभी जगह लागू होगा। जो हमारे पास में चारों वाल्व थे, तो 4 वाल्व हो गए, तो इसमें हमारे पास में चारों में स्टेनोसिस की कंडीशन लागू होगी। ट्राइकैस्पिड स्टेनोसिस, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, अरोटिक स्टेनोसिस एंड पल्मोनिक स्टेनोसिस। तो 4 कंडीशन आ गई। सेकेंड आ जाती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन का मतलब होता है हमारे पास में बैक फ्लो, ठीक है ना, वापस पीछे की तरफ जाना, दैट इज कॉल्ड रीगर्जिटेशन। तो रीगर्जिटेशन या इनकम्पिटेंट या इनसफिशिएंटी, वाल्व डज नॉट क्लोज प्रॉपर्ली, ब्लड लीक बैक। एक्चुअली वाल्व जो है वो हमारे पास में किस तरीके से काम करते हैं, वन वे पाथवे की तरह काम करते हैं। जैसे ये हमारे पास में वाल्व है, तो वन वे पाथवे की तरह काम करेंगे। वन वे पाथवे इन द सेंस कि सीधा ब्लड जो है वो इधर की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, तो ये वाल्व खुल जाएंगे। जैसे पीछे की साइड में आएगा तो ये वाल्व जो है बंद हो जाएंगे, बैक फ्लो नहीं होने देगा, ठीक। लेकिन अगर ये मान के चलिए ये वाल्व है हमारे पास में, और ये वाल्व जो है वो हमारे पास में इस तरीके से है, और ये प्रॉपरली जो है बंद नहीं हो रहे, तो ब्लड जो है हमारे पास में इस तरीके से जाएगा तो भी जा सकता है, और बैक फ्लो होगा तो भी जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं रीगर्जिटेशन। जैसे हमारे पास में, जैसे ये हमारे पास में जो है वो हार्ट के 4 चेंबर हैं, और ये चार चेंबर में हमारे पास में जैसे राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला गया, तो वापस राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रेक्शन करता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है। जहां पे S1 साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो है बंद हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में ब्लड जो है वो कहां जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। लेकिन अगर ये वाल्व जो हमारे पास में जो ट्राइकैस्पिड वाल्व है वो सही तरीके से बंद नहीं होगा, तो बैक फ्लो हो जाएगा और पीछे की साइड में जो है ब्लड जाएगा। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों रीगर्जिटेशन या इनकम्प्लीट या इनसफिशिएंटी। लास्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोलैप्स। प्रोलैप्स का सीधा मीनिंग होता है कोई भी चीज अपनी जगह से हट जाती है, उसको हम कहते हैं प्रोलैप्स। समझ में आएगा। तो वाल्व, लीफलेट्स, बल्जेज बैकवर्ड, मोस्टली मिट्रल, यानी कि प्रोलैप्स होता है कोई चीज अपनी जगह से हट जाना, उसको हम कहते हैं प्रोलैप्स। जो चीज जैसे वाल्व यहाँ पे हो, यहीं पे रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अपनी जगह से हट जाता है तो इसको हम कहेंगे प्रोलैप्स। तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास में तीसरी। तो 3 कंडीशन हमें याद रखनी है। स्टेनोसिस, अब स्टेनोसिस आपके माइंड में होना चाहिए कि स्टेनोसिस में एक्चुअली हो क्या रहता है। स्टेनोसिस में होता है कोई भी चीज नेरो हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्टेनोसिस, या जो चीज ओपन नहीं हो पाती है इसको हम कहते हैं स्टेनोसिस, राइट। अब देखो स्टेनोसिस से क्या होगा, स्टेनोसिस से होगा कि कोई भी चीज जो हो वो आगे वाल कम है तो पीछे की साइड में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहीं पे कंडीशन में सारी ले लेता हूं आपको पास में, ये होगा जैसे मान लो ये हमारे पास में ये लेफ्ट एट्रियम, ये लो ये लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब तीनों कंडीशन में आपको यहीं पे जो है वो एक बार क्लियर कर देता हूं ताकि सारी चीजें अच्छे तरीके से आ जाए। सबसे पहली चीज आ गई स्टेनोसिस। स्टेनोसिस में क्या होगा, जैसे ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास में वाल है, कौन सा, मिट्रल वाल है, जिसको हम बाइकैस्पिड वाल कहते हैं। अब ये नेरो हो गया, अब नेरो हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड पूरा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना चाहिए था वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक तो मान लो इतना बड़ा पाइप हो वहां से ब्लड जाए, और एक जो हो हमारे पास में इतना छोटा पाइप हो वहां से ब्लड जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लड जो हो वो कम जाएगा। तो इधर लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास में क्या था, प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं जा रहा। प्लस दूसरी चीज, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो हो वो ब्लड प्रॉपर नहीं आ रहा, तो ब्लड प्रॉपर नहीं आ रहा तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो वो ब्लड बॉडी में कहां से भेजेगा, क्योंकि उसके पास तो आ ही नहीं रहा। जब कोई चीज आ ही नहीं रही है तो फिर फेंकेगा कहां से, तो ये चीज हो सकती है। ऐसे इसमें ले लेते हैं रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन में क्या होता है, वाल्व खुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरीके से खुल जाएंगे। जो लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास में ब्लड था वो सारा का सारा ब्लड कहां पे आ गया दोस्तों, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो जो ब्लड जो है वो हमारे पास में अरोटा में जाना चाहिए था, ठीक है, अरोटा में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये वाल्व प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाया तो उसकी वजह से बैक फ्लो हो जाएगा और वापस ब्लड किस में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, जो कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में रीगर्जिटेशन। तीसरी चीज आती है हमारे पास में प्रोलैप्स। प्रोलैप्स में क्या हो गया, ये हमारे पास में जो वाल था, मिट्रल वाल है या जिसको हम बाइकैस्पिड वाल कहते हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, वो अपनी जगह से
खिसक गया है। अब खिसक गया है तो उसकी वजह से देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना ब्लड, मान लो नीचे की साइड में खिसक गया है तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जगह ऑक्यूपाई कर ली, लेफ्ट वेंट्रिकल की जगह ऑक्यूपाई कर ली तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड उतना जो हो फेंक नहीं पाएगा। दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास में कि अगर ये ऊपर की साइड में चला जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम में जितना ब्लड नीचे की साइड में आना चाहिए था वो नहीं आ पाएगा। तो ये सारी चीजें होती है। तो स्टेनोसिस, रिगर्जिटेशन और प्रोलैप्स समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे डायरेक्टली मैं सिर्फ नाम लूंगा तो आपको ये बेसिक जो है वो फिजियोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि इसके अंदर जो है वो क्या हो रहा है। तो एक वाल के अंदर 3 कंडीशन हो सकती है, स्टेनोसिस, रिगर्जिटेशन एंड प्रोलैप्स। टोटल हमारे पास में 4 वाल है, एक वाल के अंदर जो है वो 3 कंडीशन आती है, मतलब 12 टोटल जो है वो हमारे पास में 12 कंडीशन आएगी जिसको हम पढ़ेंगे। अब देखो इस 12 कंडीशन में हम जो है वो पूरी 12 नहीं पढ़ेंगे, मतलब बताऊंगा जरूर मैं सारी चीजें, लेकिन इसमें हमारे पास में जैसे मान के चलिए प्रोलैप्स की बात करूं तो प्रोलैप्स मेनली जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है दोस्तों, मिट्रल वाल में होता है, या फिर थोड़ा बहुत देखे तो एरोटिक में होता है, बाकी में प्रोलैप्स नहीं होता है। तो देखो दो चीजें तो यहां पे हट गई। ऐसे ही रिगर्जिटेशन की बात करें तो रिगर्जिटेशन जो है वो हमारे पास में एरोटिक, बाइकैस्पिड, ट्राइकैस्पिड में सबसे ज्यादा होता है, पल्मोनिक में रिगर्जिटेशन ज्यादातर नहीं होता है। स्टेनोसिस की बात करें तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें पढ़ेंगे, उसमें से भी हमारे पास में कौन सा, जैसे मिट्रल रिगर्जिटेशन है तो हमारे पास में उसमें सबसे मेन साइन सिम्टम्स क्या है या कौन सी डिजीज के अंदर ये देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें हम जो है वो पिकअप करेंगे। तो जहां जहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट लगाऊं उसको तो आपको याद रखना ही है। बेसिक आपने तीनों चीज पढ़ लिए, 4 हमारे पास में वॉल हो गए, एक वाल के अंदर 3 प्रकार की प्रॉब्लम होती है, टोटल जो है हमारे पास में 12 प्रॉब्लम होगी। अब 1 बाय 1 करके जो है वो हमारे पास में आगे बढ़ते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल वॉल्व फ्लो, ये बहुत ईजी है, कोई बड़ी साइड जो है वो नहीं है कि वाल्व जो है हमारे पास में किस तरीके से काम करते हैं। तो वाल्व जो है वो सिंपली आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये वन वे ट्रैफिक की तरह काम करते हैं, ये आपको पता ही है कि बिल्कुल वन वे ट्रैफिक की तरह ही काम करते हैं। जैसे हमारे पास में हार्ट के जो है वो 4 चैम्बर हो गए, ये हमारे पास में राइट एट्रियम हो गया, ये हमारे पास में राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। तो ये वन वे ट्रैफिक कैसे, जैसे राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो वापस से जो है वो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं जाने देगा, तो वन वे हो गया। ऐसे हमारे पास में राइट वेंट्रिकल से जो है वो एक हमारे पास में जो है वो आर्टरी आती है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी से वापस राइट वेंट्रिकल में नहीं आने देगा। ऐसे लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने देगा, ठीक है, वापस लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाने देगा। ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो सीधा अरोटा में जाने देगा, अरोटा से वापस जो है वो नहीं आने देगा। तो कुल मिला के आपको सिंपल एक भाषा में ध्यान रखना है कि जैसे वन वे ट्रैफिक होता है, मतलब जिस साइड से जा रहा है उस साइड से सिर्फ जाना ही होता है, वापस जो है वो नहीं आना होता है। तो ब्लड मूव वन डायरेक्शन, वाल्व ओपन, वाल्व क्लोज, प्रिवेंट बैकफ्लो, यही तो होता है। कोई भी ब्लड वन डायरेक्शन में गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है, तो ब्लड मूव वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन मतलब जैसे ये हमारे पास में राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से सीधा वाल्व ओपन हुए, कौन से वाल्व ओपन हुए, ट्राइकेस्पिड वाल्व जो है वो हमारे पास में जो है वो ओपन हुए। ट्राइकेस्पिड वाल्व जो है वो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सीधा जो है वो ब्लड कहाँ चला गया दोस्तों, ब्लड चला गया हमारे पास में राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में फिर वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे, वही ट्राइकेस्पिड वाल्व जो है वो क्लोज हो गया, क्लोज हो गया तो वापस से जो है वो उसको राइट वेंट्रिकल से जो है वो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में राइट एट्रियम में जो है वो नहीं जाने देगा, यही काम करता है। एंड वल्वर डिजीज इज बेसिकली ए ट्रैफिक जाम और लीकेज पॉइंट, और ये जो हमारे पास में वल्वर डिजीज होती है वो किसकी वजह से होता है, या तो ट्रैफिक जाम हो जाए। अब देखो वन वे ट्रैफिक से हमारे पास में सारी चीजें चलती है, वन वे सिस्टम से हमारे पास में सारी चीजें चलती है। ये जैसे हमारे पास में रोड है, ठीक है, ये हमारे पास में जो हो बीच में डॉटेड जो है वो डिवाइडर है, इधर जो है हमारे पास में व्हीकल जा रहे हैं, इधर जो है वो हमारे पास में आ रहे हैं। अब कई बार इधर वाले व्हीकल इधर कब आ जाते हैं, इधर वाले व्हीकल कब आ जाते हैं, जब यहाँ पे जाम लगा हुआ है, यहाँ पे गाड़ियों का जाम है, तो ये रोंग साइड से आके जो है वो जाम लगा देता है। तो इस तरीके से, तो ये जो हमारे पास में वल्वर डिजीज कब होती है, जब ट्रैफिक जाम होता है या कहीं पे लीकेज पॉइंट होता है, वहां पे ये जो चीजें हमें जो है वो देखने को मिलती है। अब 1 बाय 1 करके जो है वो ले लेते हैं।
इसके बारे में कि एक्चुअली ये चीजें क्यों हो रही है और फिर क्या क्या चीजें हो रही है। मतलब अब हम पढ़ेंगे कोजेज के बारे में कि ये जो हमारे पास में वल्वर हार्ट डिजीज है या जो वाल्व की प्रॉब्लम आ रही है, स्टेनोसिस, प्रोलैप्स, रिगर्जिटेशन, ये सब चीजें जो है वो हमारे पास में क्यों आ रही है, उसका कोज क्या है वो हम देखेंगे। देन उसके बाद जितने भी हमारे पास में वाल्व प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे, फिर डायग्नोसिस को देखेंगे, फिर ट्रीटमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहली चीज बात कर लेते हैं कि जो वल्वर हार्ट डिजीज है वो क्यों हो रही है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज जो है हमारे पास में, आपको पता ही है कि ये जो है हमारे पास में बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से जो है वो होती है। पहला होता है हमारे पास में रोमेटिक फीवर, और रोमेटिक फीवर जो है वो आगे हमारे पास में रोमेटिक डिजीज जो है वो कोज करता है। बहुत जल्दी जो है वो हम रोमेटिक हार्ट डिजीज को भी जो है बुलेट सीरीज के अंदर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर क्या होता है दोस्तों, रोमेटिक इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है हमारे पास में ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ये स्पेशल स्ट्रेन में जो है वो ग्रो करता है, जिसको हम रोमेटिक स्ट्रेन जो है वो बोलते हैं। तो उसकी वजह से इसका नाम रोमेटिक हुआ। रोमेटिक फीवर क्या होता है कि सिंपली जो है वो बैक्टीरिया अंदर बॉडी के अंदर जाता है और वो हमारे पास में जो फेरिंग्स है वहां पे इन्फ्लामेशन कोज करता है। इन्फ्लामेशन कोज करने के बाद में अब कोई भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाता है, इन्फ्लामेशन कोज करता है, तो ऑफ कोर्स वहां पे क्या होता है, एंटीबॉडी जनरेट होती है नहीं होती है, तो एंटीबॉडी जनरेट होती है। अब जो हमारे पास में रूमेटिक फीवर का जो एंटीजन है, कौन है एंटीजन, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, वो एंटीजन है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। अच्छी बात है, बननी भी चाहिए और बहुत अच्छी बात है। अब वो एंटीबॉडीज क्या करती है, वो जो हमारे पास में रूमेटिक फीवर वाले जो एंटीजन है, मतलब ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया है, उसको मारना चालू कर देंगी, और मारना भी चाहिए। मारना चालू कर देते हैं और उस मरीज को जो है वो ठीक कर देते हैं, और ये नॉर्मल कंडीशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छी बात है, दिक्कत है होनी भी नहीं चाहिए। एक्चुअली 90 to 97% नॉर्मली होता है कि जैसे हमारे पास में इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन किसका, स्पेशल ध्यान रखना, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, गला खराब हुआ, एंटीबॉडीज बनी, गला ठीक हो गया, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। 97-98% लोगों में यही होता है। लेकिन जो एंटीबॉडीज बनी, वो एंटीबॉडीज क्या करती है कि जो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया को जो मारती है ना, तो वो उसकी सेल वॉल को डैमेज करके मारती है, और उस सेल वॉल में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं प्रोटीन एम। वो सेम टू सेम प्रोटीन एम हमारी और बॉडी में भी प्रेजेंट होती है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, वो हमारे पास में ब्रेन में प्रेजेंट होती है, वो हमारे पास में हार्ट में प्रेजेंट होती है, वो हमारे पास में साइनोवियल जॉइंट में प्रेजेंट होती है, वो हमारे पास में सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट होती है, वो हमारे पास में स्किन में प्रेजेंट होती है। तो वो एंटीबॉडीज वहां पे अटैक करती है, साथ के साथ जो अपने टिश्यू है वहां पे भी अटैक करती है, इसीलिए इसको बोला रूमेटिक हार्ट डिजीज। वो अगर हार्ट पे अटैक करती है तो उसको रूमेटिक हार्ट डिजीज जो है वो बोला है। तो रोमेटिक हार्ट डिजीज होने पे क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो कैल्सिफिकेशन और फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से वाल्व जो है वो डैमेज हो जाते हैं। क्लियर है, आपको मोटा मोटी बेसिकली जो है वो यहाँ पे यही देखना है। सिंपली आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास में ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई या रोमेटिक हार्ट डिजीज जो होता है ना, उसकी वजह से हमारे वाल्व जो है वो खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं, उसका जो है मैकेनिज्म हम जो जिस दिन रोमेटिक हार्ट डिजीज पढ़ेंगे वहां पे और अच्छे तरीके से जो है वो देख लेंगे। अच्छे तरीके से तो क्या होता है कि जस्ट हमारे पास में क्या होता है कि जो रोमेटिक हार्ट डिजीज होती है, जो रोमेटिक फीवर होता है, इसका बैक्टीरिया में हमें रेस्ट करने की जरूरत होती है, और नॉर्मली जैसे ही रेस्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। जैसे साइनोवियल जॉइंट में जाके अटैक किया, रेस्ट करेंगे ठीक हो जाएगा। ऐसे हमारे पास में रोमेटिक कोरिया कोज करता है ब्रेन में जाके, वहां पे भी हम रेस्ट करेंगे ठीक हो जाता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू, स्किन, सब पे ठीक हो जाता है। लेकिन ये हमारे पास में वाल्व पे अटैक करता है। अब वाल्व पे अटैक करता है तो वाल्व को तो हम रेस्ट नहीं दे सकते, राइट भाई, वाल्व को रेस्ट नहीं दे सकते, इन्फेक्शन है और वाल्व को रेस्ट दे नहीं सकते, तो वाल्व आपस में जो है वो टकराते हैं, तो टकराने की वजह से वहां पे फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन हो जाता है, और वो वाल्व जो है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो रोमेटिक हार्ट डिजीज की बात करें, इट इज द मोस्ट कॉमन इन इंडिया। अगर वल्वर हार्ट डिजीज की अगर हम बात करें तो सबसे मेन जो कोज होता है इंडिया के अंदर, वो होता है हमारे पास में रोमेटिक हार्ट डिजीज। उसकी वजह से हमारे वाल जो है वो खराब होते हैं। एंड फॉलो अनट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, वही हमारे पास में फेरेंजाइटिस इन्फेक्शन हो गया, अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे, या ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया को अगर ठीक नहीं करेंगे, तो फिर रोमेटिक हार्ट डिजीज हो जाता है। और वो रोमेटिक हार्ट डिजीज हमारे पास में वाल्व को जो है वो डैमेज करेगा। कैसे करेगा, कोजेज
फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन। वो जो हमारे पास में वाल्व है वहां पे फाइब्रोसिस कोज कर देगा, मतलब वहां पे जो है वो फाइबर्स बना देगा, और वहां पे जो है वो हमारे पास में कैल्सिफिकेशन कोज कर देगा, वहां पे कैल्शियम जो है वो जमा हो जाते हैं, यानी कि इस तरीके से जो है वो छोटे छोटे कैल्शियम जो है वो जमा हो जाएंगे, कैल्सिफिकेशन कर देगा। एंड मोस्टली अफेक्टेड द मिट्रल वाल। किसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं? मिट्रल वाल को जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो एक चीज तो निकल के आ गई है कि जो वाल्व प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें होती है दोस्तों? मिट्रल वाल में होती है, ये चीज ध्यान रखना। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में डीजनरेटिव या एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे वाल जो है वीक होते रहते हैं। समझ में आ गया? जैसे जैसे हमारे पास में एज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पास में वाल्व जो है वो वीक होते रहेंगे और उनको जो है वो डीजनरेटिव फेज में जो है वो चले जाएंगे। इसको हम बोलते हैं एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो जो हमारे पास में वाल्व है वो धीरे धीरे जो क्या है होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे वाल्व जो है वो डीजनरेट होते रहेंगे, वहां पे कैल्सिफिकेशन या कैल्शियम जो है वो धीरे धीरे आके जो है वो जमा होता रहता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे वाल डिजीज जो है वो बढ़ेगी, इतना याद रखना। तो वल्वर हार्ट डिजीज की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे वल्वर हार्ट डिजीज जो है वो हमारे पास में बढ़ेगी, इतना ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारे पास में एल्डरली जैसे जैसे बढ़ेंगे। एंड कॉमनली इन एरोटिक स्टेनोसिस, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वाल्व की प्रॉब्लम होती है, और वाल्व की प्रॉब्लम में भी कौन सी होती है दोस्तों? एरोटिक स्टेनोसिस होता है। तो एज रिलेटेड अगर हमारे पास में क्वेश्चन आए कि एज रिलेटेड जो है वो कौन सा वल्वर हार्ट डिजीज होता है, तो एरोटिक स्टेनोसिस होता है। अब एरोटिक आपको पता चल गया कहां पे प्रेजेंट है? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा के बीच में है। और हमारे पास में ध्यान रखना दोस्तों स्टेनोसिस मतलब नेरोइंग हो रहा है, तो वो एज रिलेटेड हो रहा है, वहां पे जो अरोटा है उसके चारों तरफ कैल्शियम जमा हो जाएगा और एरोटिक स्टेनोसिस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो कॉमन हार्ट प्रॉब्लम होने वाली है वो कौन सी होती है? मिट्रल वाल में होने वाली है। सबसे ज्यादा जो वल्वर हार्ट डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है? रूमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से होती है। अच्छा, एज रिलेटेड सबसे ज्यादा जो हार्ट वार्ट प्रॉब्लम होती है वो कौन सी होती है? एरोटिक स्टेनोसिस होती है। इस तरीके से हम सेपरेट सेपरेट चीजें पढ़ेंगे। आप अलग से एक पेपर बना लीजिए, उसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए। मैं कह रहा हूं 15 से 20 लाइनें लिखी जाएगी, उसको दिन में कभी भी टाइम हो तो एक दो बार देख लीजिएगा, धीरे धीरे वो ब्रेन में जो है वो सेट हो जाएगी। समझ में आ रहा? तो दो हमने चीजें, सबसे प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कौन करता है? रूमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से वल्वुलर हार्ट डिजीज होती है। सबसे ज्यादा वाल्व कौन सा अफेक्टेड होता है? मिट्रल वाल्व होता है। एज रिलेटेड जो है वो कौन सा वाल्व प्रॉब्लम होगी? एरोटिक स्टेनोसिस आएगी। नेक्स्ट आता है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। अब कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी तो आपको पता ही है, जन्मजात कोई भी चीज जो है वो जन्म से होती है। कई बार क्या होता है कि मिट्रल वाल सही तरीके से जो है वो नहीं बना है, कई बार एरोटिक वाल सही तरीके से नहीं बना, तो वो तो कंजेनाइटल होता है, वो तो जन्मजात होती है, तो वो तो माँ के गर्भ से ही जो है वो ऐसा निकलता है। तो ये चीजें जो होती है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। देखा जाए तो बाइकेस्पिड एरोटिक वाल्व में सबसे ज्यादा जो है वो दिक्कत आती है। ठीक है, या हम कहें कि एरोटिक वाल्व में जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कंजेनाइटल। अगर आपसे पूछे कि कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होती है वाल्व के अंदर, तो कौन से वाल्व के अंदर होती है? तो एरोटिक वाल्व के अंदर होती है। और एरोटिक वाल्व एज रिलेटेड भी है प्लस कंजेनाइटल रिलेटेड भी है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास में इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन द एंडोकार्डियम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास में डायरेक्ट वाल्व जो है वो डिस्ट्रक्शन होता है। अब देखो एंडोकार्डियम तो सारी जगह है, एंडोकार्डियम तो चारों तरफ फैली हुई है, तो उसमें हमारे पास में पूरी जगह ही है, अरोटिक भी है, पल्मोनिक भी है, देन ट्राइकेस्पिड है, बाइकेस्पिड है, सारे वाल्व जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर मैरफन सिंड्रोम। मैरफन सिंड्रोम जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू का जो है वो डिसऑर्डर है, ध्यान रखना। काफी बार एग्जाम में पूछा गया मैरफिन सिंड्रोम के सिंपल बारे में पूछा गया। मैरफिन सिंड्रोम क्या है? तो ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास में हार्ट के अंदर भी जो है वो प्रॉब्लम आती है, और उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, हमें जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो मैरफिन सिंड्रोम आगे आएगा, ये मैरफिन सिंड्रोम। तो मैरफिन सिंड्रोम क्या है हमारे पास में दोस्तों? एक एरोटिक वाल्व जो है वो प्रोलैप्स है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इस्चेमिक हार्ट डिजीज। कहीं पे भी जो है वो हमारे पास में ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाए,
ठीक है, इस्चीमिया हो जाए, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाए और उसकी वजह से जो है हमारे पास में वाल्व के अंदर प्रॉब्लम आती है, इसको हम कहते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज। देखो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पेपिलरी मसल्स है उनका डिसफंक्शन हो जाएगा। अब पेपिलरी मसल्स आपको पता ही है क्या होती है, जैसे हमारे पास में जो है वो वाल्व है, ठीक है, जैसे मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लेता हूं, ये हमारे पास में जो है वो एक चेंबर है, ये लो, ठीक है, ये हमारे पास में जो हो, ये आ गया राइट वेंट्रिकल, ये आ गया हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चेंबर है, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास में, ओ मेरे सर के ऊपर ही आ गया, लो थोड़ा सा, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास में वाल, ठीक है, ये हो गया वाल। अब इससे जो है वो हमारे पास में वाल, यहां से जो है वो जुड़ी हुई छोटी छोटी जो है वो मसल्स प्रेजेंट होती है ऐसे, ठीक है, इस वाल से छोटी छोटी मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि ये जो है वो हमारे पास में वाल है, ये लो, ये वाल है हमारे पास में, और इससे रिलेटेड छोटी छोटी इस तरीके से जो है वो मसल्स जुड़ी होती है इस वाल से, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पेपिलरी मसल्स बोलते हैं। अब ये पेपिलरी मसल्स जो है वो हमारे पास में अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो इनका डिसफंक्शन हो जाएगा, इनका डिसफंक्शन हो जाएगा तो फिर हमारे पास में जो है वो रीगर्जिटेशन वाली कंडीशन आएगी। रीगर्जिटेशन वाली ही कंडीशन क्यों आती है, यहां भी देखो, किसी भी चीज को रटना नहीं है दोस्तों। रीगर्जिटेशन इसलिए कि जैसे मान लो ये हमारे पास में वाल्व है, ठीक है, अब ऊपर से ब्लड जा रहा है, ये खुल जाएगा और ब्लड जो है वो नीचे की साइड में चला जाएगा, या यूं मान लो ये वाल्व है, ठीक है, ये वाल्व है हमारे पास में, ये लो एकदम परफेक्ट, यहां पे ब्लड आया, देन ये वाल्व ओपन हो गया, देन उसके बाद जो है वो खुल जाएगा। अब इस वाल को रोकने के लिए हमारे पास में क्या है, पेपिलरी मसल्स है, यानी कि यहाँ पे मसल्स है, यहां से यहाँ अटैच है, पेपिलरी मसल्स अटैच है, राइट। देन उसके कारण क्या होता है कि जैसे हमारे पास में ये ऐसे तो हो जाएगी, वो पेपिलरी मसल सिकुड़ जाएगी, लेकिन अगर ये खींचेगा और ये ऊपर की साइड में आएगा तो नहीं पाएगा, क्योंकि पेपिलरी मसल्स फिक्स है, रस्सी बंधी हुई है, तो कोई चीज बाहर कैसे जा सकती है। ये जैसे पेपिलरी मसल्स है, तो ये हमारे पास में जो है वो उसको आगे की साइड में, लेकिन जैसे पेपिलरी मसल्स का डिसफंक्शन होगा तो ये मान लो ये अगर रस्सी वाली चीजें ना हो तो ये ऊपर की साइड में चला जाएगा वाल। तो ठीक है, तो जैसे हमारे पास में ऐसे वाल है, जैसे ऊपर से ब्लड आया ये ऐसे ओपन हो जाएंगे, देन वापस क्लोज हो जाएंगे। अगर ये पेपिलरी मसल सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो वाल्व भी यूं हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में मिट्रल रीगर्जिटेशन, बैक फ्लो, ठीक है। रीगर्जिटेशन का सिंपली मतलब होता है बैक फ्लो, ठीक है, ये लो, ये हो गया बैक फ्लो। तो ये कुछ कंडीशन है हमारे पास में जिसकी वजह से हमारे पास में वल्वर हार्ट डिजीज जो है वो होती है। फटाफट 1 मिनट के अंदर रिवीजन कर रहा हूं। सबसे ज्यादा वल्वर हार्ट डिजीज किसकी वजह से होती है, रोमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से होती है। अच्छा, कोई आपसे पूछे, इसमें इनडायरेक्ट पूछते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास में वल्वर हार्ट डिजीज करवाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया में अगर आपसे पूछे तो कौन सा, बीटा हीमोलाइटिक, क्या दोस्तों, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अच्छा, बीटा हीमोलाइटिक में भी कौन से ग्रुप का, तो ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया हमारे पास में सबसे ज्यादा जो है वो वल्वर हार्ट डिजीज जो है वो कोज करता है। एज रिलेटेड जो है वो हमारे पास में सबसे ज्यादा हार्ट में किस में प्रॉब्लम आती है, अरोटिक स्टेनोसिस में आती है। कंजेनाइटल में भी हमारे पास में अरोटिक वाल्व में प्रॉब्लम आती है। इनफेक्टिव एंडोकार्डिटाइटिस में सारे वाल्व अफेक्ट होते हैं, क्योंकि एंडोकार्डियम तो सब जगह प्रेजेंट होती है। मैरफिन सिंड्रोम की डिजीज की वजह से जो है वो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो डिसऑर्डर होता है। इस्चेमिक हार्ट डिजीज की वजह से देखा जाए तो पेपिलरी मसल्स जो है वो डिसफंक्शन होता है या मिट्रल रिगर्जिटेशन होता है। नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड 1 बाय 1 करके जो है वो जो भी हमारे पास में प्रॉब्लम्स थी हार्ट वाल के अंदर उन सबको हम लेंगे, पूरे 12 को नहीं लेंगे, जो जो मेन है वो सारे लेंगे। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास में मिट्रल स्टेनोसिस। अब आपकी चीज में दिमाग में जो मिट्रल स्टेनोसिस कहाँ है, ये हमारे पास में हार्ट का 4 चैम्बर है, ठीक है। आज मैं हार्ट ऐसे ही बना रहा हूं। ये हो गया हमारे पास में राइट एट्रियम, ये हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ताकि टाइम जो है वो बच जाए। मिट्रल स्टेनोसिस का मतलब हो गया कि जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो हमारे पास में वाल था वो नेरो हो गया। वो क्या हो गया दोस्तों, नेरो हो गया, जिसको हम कहते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। याद आ गया कहां पे हम बात करें, वेरी गुड। इट इज द मोस्ट कॉमनली कोज्ड बाय रूमेटिक फीवर, वो हमने देखा भी था। इट इज द मोस्ट कॉमनली कोज्ड बाय रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर से जो हमारे पास में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो किस में आती है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, वो आएगी हमारे पास में रूमेटिक फीवर में। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी होती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नैरो मिट्रल वाल्व
होगा क्या, सबसे पहले जो हमारे पास में मिट्रल वाल है वो नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फीलिंग जो है वो डिक्रीज होगी, ऑफ कोर्स हो जाएगी। ये हमारे पास में जो है वो क्या है दोस्तों, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से जो है ब्लड कहां पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और ये पाथवे नैरो है। एक तो इतने बड़े पाइप से जो है वो पानी जा रहा है तो कोई चीज तुरंत भर जाएगी, एक इतने से पाइप से पानी जा रहा है तो ऑफकोर्स वो नहीं भरेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फिलिंग जो है वो डिक्रीज होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा जो है वो नहीं भर पाएगा। ऑफकोर्स सारा का सारा ब्लड कहां रह जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में भी रह जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज लेफ्ट एट्रियम प्रेशर, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट एट्रियम जो है वो हमारे पास में इनलार्ज हो जाएगा। देन लीड्स टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसकी वजह से क्या क्या चीजें होगा, ऑफ कोर्स। अब देखो रटो मत किसी चीज को, लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास में प्रेशर ज्यादा हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर हो रहा है मतलब सारा का सारा प्रेशर कहां चला गया, लंग्स की तरफ। भाई लंग्स से ब्लड जो है वो प्योर होके कहां पे आ रहा था, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा था। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जा रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा था। अब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में तो नहीं जा रहा, सारा का सारा ब्लड कहां पे हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में हो रहा है। लेफ्ट एट्रियम में हो रहा है तो सारा का सारा प्रेशर कहां पे क्रिएट हो रहा है, लंग्स में। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, बिल्कुल पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, ऑफकोर्स होगा, एंड एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो किसी चीज को रटो मत, सिर्फ और सिर्फ जो है वो समझो। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास में मिट्रल स्टेनोसिस। हमने मोस्ट कॉमन कोजेज जब इटियोलॉजी देखा था कोजेज के बारे में तब भी बताया था कि जो रूमेटिक हार्ट फीवर है उससे मेनली जो है वो कौन सा अफेक्ट होता है, मिट्रल स्टेनोसिस जो है वो हमारे पास में अफेक्टेड होता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास में यही आगे नैरो मिट्रल वाल हो जाएगा, जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो फिलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा, लेफ्ट एट्रियम में ही प्रेशर बढ़ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर राइट हार्ट फेलियर और एट्रियल फिब्रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि कोई भी पेशेंट जो है वो मिट्रल स्टेनोसिस से सफर कर रहा है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो देखो सारा का सारा प्रेशर कहाँ पे क्रिएट हो गया, लंग्स के साइड में। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी वो लंग्स से रिलेटेड आएगी, समझ में आ गया, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो क्रिएट भी क्या कर रहा है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर क्रिएट कर रहा है। सारा का सारा जो है वो क्रिएट कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, लंग्स में सारी चीजें इफेक्ट हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, डिस्निया हमें देखने को मिलेगा। ऑर्थोपिनिया, ऑर्थोपिनिया में क्या होता है, जब पेशेंट सीधा लेटा हुआ है तो उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे ही वो पेशेंट जो है वो सीटिंग पोजीशन में या खड़ा हो जाएगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी, जिसको हम कहते हैं दोस्तों ऑर्थोपिनिया। देन उसके बाद पैल्पिटेशन, ठीक है, वो हमें देखने को मिलेगा ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन। पैल्पिटेशन क्या होता है, हार्ट बीट इतनी जो है वो लाउडर हो जाना कि हमें फील कर सके, बिना स्टेथोस्कोप से भी हम जो है वो हार्ट बीट को जो है वो सुन सकते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों पैल्पिटेशन, वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में हेमाप्टोसिस। हेमाप्टोसिस क्या होता है दोस्तों, हेमाप्टोसिस होता है ब्लड इन स्पुटम, ब्लड इन स्पुटम। स्पुटम के अंदर जो है वो हमें ब्लड देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं हेमाप्टोसिस। एक होता है हेमेप्टेमेसिस, वो होता है ब्लड इन वोमिटिंग, वोमिटिंग के अंदर जो है हमारे पास में ब्लड आ जाए इसको बोलते हैं हेमेटोमेसिस, और स्पुटम के अंदर हमारे पास में ब्लड आ जाए इसको बोलते हैं हेमाप्टोसिस। तो वो चीजें देखने को मिलेगी, और फटिग देखने को मिलेगा, थकान देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना भी हमारे पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब वो आगे की तरफ जो है वो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गए सिम्टम्स। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में साइन, मेन जो है वो हमारे पास में कौन कौन से साइन होते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग स्नैप, ध्यान रखना, रट लेना, इसको हम कहते हैं दोस्तों मेन चीज है, एग्जाम में काफी जो है वो पूछा गया था। ओपनिंग स्नैप किस में देखने को मिलता है, तो ओपनिंग स्नैप जो है वो हमें मिट्रल स्टेनोसिस में देखने को मिलता है। ओपनिंग स्नैप में क्या होता है कि हाई पिच्ड जो है वो हार्ट साउंड सुनाई देती है, क्या होती है, हाई पिच हार्ट साउंड जो है वो हमें सुनाई देती है, हाई पिच हार्ट साउंड जो है वो हमें सुनाई देती है ड्यूरिंग डायस्टोल या अर्ली डायस्टोल हम कह सकते हैं, हाई पिच हार्ट साउंड इन अर्ली डायस्टोल। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में काफी बार जो है पूछा जा सकता है। ओपनिंग स्नैप किस में देखने को मिलता है, तो मिट्रल स्टेनोसिस में जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मिट्रल स्टेनोसिस हाई पिच हार्ट साउंड अर्ली जो है वो डायस्टोल में देखने को मिलता है। सेकंड आता है
मिड डायस्टोलिक रिमेम्बिंग मरमर एट एपेक्स। एपेक्स पे हम जो है वो अगर वहां पे स्टेथोस्कोप रखते हैं तो हमें जो है वो रिमेम्बलिंग या मरमर साउंड जो है वो सुनाई देगा। मरमर साउंड क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे डायस्टोलिक के टाइम पे, अब इसको भी मत रटो, एक्चुअली क्या होता है, ये दोनों एट्रियम है। हार्ट की अगर पंपिंग की बात करें तो हार्ट पंप कैसे करता है, दोनों एट्रियम एक साथ पंप करते हैं, दोनों वेंट्रिकल एक साथ पंप करते हैं, राइट। तो दोनों एट्रियम एक साथ पंप करेंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ पंप करेंगे। अब देखो, दोनों वेंट्रिकल ने पंप किया, सारा ब्लड जो है वो कहां पे चला गया, राइट वेंट्रिकल वाला तो चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला चला गया अरोटा में, राइट। अब ये धीरे धीरे डायस्टोल हो रहा है, तो धीरे धीरे डायस्टोल हो रहा है तो ऊपर से ब्लड नीचे जाएगा, ऊपर से ब्लड नीचे जाएगा तो मिड डायस्टोल में हमें जो है वो मरमर साउंड, थोड़ी थोड़ी जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप या थोड़ा ब्लड नीचे गिरते हुए जो है वो हमें सुनाई देगा। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि जब मिट्रल वाल हमारे पास में बिल्कुल ओपन होता है तो सडनली ब्लड जो है वो सीधा चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, कोई साउंड सुनाई नहीं देती है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे वेंट्रिकल डायस्टोल होगा धीरे धीरे, तो मरमर साउंड जो है वो हमें सुनाई देगी, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मेलर प्लस पिंकिश चिक्स, गाल जो है बिल्कुल गुलाबी जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो गुलाबी गुलाबी अगर गाल हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो कोई हैंडसम हो या ब्यूटीफुल पर्सन ही हो, ठीक है। हो सकता है उसके अंदर जो है वो हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है उसके अंदर जो है वो मिट्रल स्टेनोसिस हो। बाकी फेस उसका बिल्कुल ठीक है, लेकिन चिक जो है बिल्कुल लाल लाल है टमाटर जैसे, तो ये हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है वो हमारे पास में हार्ट प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड मिट्रल स्टेनोसिस जो है वो हो सकता है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं अगर मिट्रल स्टेनोसिस है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन तो आ गया हमारे पास में एट्रियल फिब्रिलेशन, वो तो होता ही होता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सेकंड आती है हमारे पास में स्ट्रोक, जिसको हम सीवीए के नाम से भी जो जानते हैं, ठीक है, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट उसके नाम से भी जानते हैं। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसमें ब्लड जो है वो डिक्रीज है, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल डिक्रीज है, तो अब जो ब्लड सप्लाई है जो कि अरोटा के द्वारा जो है वो हमारे पास में पूरी बॉडी में जाती है, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास में ब्लड ही नहीं है, तो बेचारा पंप किसको करेगा और कौन से ब्लड को जो है वो हमारे पास में बॉडी के अंदर भेजेगा। अब ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगी, कहां पे, पूरी बॉडी के अंदर जो है वो हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगी। अब पूरी बॉडी तो जो है वो सर्वाइव कर लेती है, लेकिन ब्रेन तो नहीं कर पाता। ब्रेन को तो जो है वो हमारे पास में ब्लड चाहिए ही चाहिए होता है। अब ब्रेन को जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सीवीए कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट आता था हमारे पास में पल्मोनरी एडिमा, हमें देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स देखने को मिलेगा। पल्मोनरी एडिमा क्यों? क्योंकि सारा का सारा ब्लड जो है वो कहां पे आ गया है, अब लंग्स के अंदर आ गया। सारा का सारा ब्लड कहां पे आ गया दोस्तों, लंग्स के अंदर इकट्ठा हो गया, तो वहां पे हमें पल्मोनरी एडिमा जो है वो देखने को मिलेगा। और लास्ट आ जाता है राइट हार्ट फेलियर, वो तो आपको पता ही है कि जब हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो सीधा बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, सारा का सारा बैक फ्लो होकर कहां पे जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जा रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पे राइट हार्ट फेलियर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। वो ऑलरेडी हमने पहले भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ये हो गया हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। तो क्लियर है। तो हमने डिस्कस किया एक जो सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट इज कॉल्ड मिट्रल स्टेनोसिस, एमएस। ठीक। अब आ जाता है हमारे पास में सेकेंड वन, दैट इज कॉल्ड मिट्रल रिगर्जिटेशन। अब अपने दिमाग में देखो, रिगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है, बैक फ्लो, ठीक है, और मिट्रल वाल का है तो सीधी सी बात है, ये जैसे हमारे पास में वही चार चैम्बर, ठीक है, ये हमारे पास में राइट एट्रियम, ये हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट, ठीक है। तो देन उसके बाद में हमारे पास में मिट्रल रिगर्जिटेशन का मतलब होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये हो गया हमारे पास मिट्रल वाल। रिगर्जिटेशन का मतलब हो गया बैक फ्लो, ठीक है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कहां पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, उसको कहेंगे हम हमारे पास मिट्रल रिगर्जिटेशन। तो इसको हम ले लेते हैं। तो देखो मिट्रल रिगर्जिटेशन, बैकवर्ड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, बैक फ्लो हो जाएगा। मिट्रल स्टेनोसिस में तो क्या था, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल में आ ही नहीं रहा था। यहां पे लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ तो रहा है, लेकिन जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा उसके बाद जो है वो बैक फ्लो हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मिट्रल रिगर्जिटेशन। कोजेज की अगर हम बात करें तो कोजेज होता है हमारे पास में
रोमेटिक हार्ट डिजीज, ऑफ कोर्स मेन कॉजेज है। सेकंड आता है MI, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और वो भी कौन सा दोस्तों, पेपेलरी मसल्स रप्चर। अब आपको देखो, जब भी कभी रीगर्जिटेशन की बात आए ना, तो एक चीज ध्यान रखना कि रीगर्जिटेशन बेसिकली क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं पेपेलरी मसल्स में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। जो पेपेलरी मसल्स उसको जकड़े हुए रखती थी ताकि वो रस्सियां जो उसको पीछे की साइड में न जाने दे रही थी, अब जो है वो अगर रस्सियां टूट जाएगी तो वो वाल जो इस तरीके से था, जो वाल इस तरीके से था, अब वो इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, जो वाल जो है वो यूं करके खींच के यूं आ जाता था, फिर यूं आ जाता, फिर यूं आ जाता, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रस्सियां बंधी हुई थी, पेपेलरी मसल्स थी। तो कहीं ना कहीं रीगर्जिटेशन आते आपको ये चीज ध्यान रखना है कि पेपेलरी मसल जो है वो रप्चर हो रही है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में मिट्रल वाल प्रोलैप्स। मिट्रल वाल का अगर प्रोलैप्स हो जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा, तो बैकफ्लो होना ही होना है। ठीक है, मान लो ये वाल के दो लीफलेट्स है, मिट्रल वाल है, ये दो लीफलेट्स है, इधर वाले का प्रोलैप्स हो गया, वो यूं होगी, ठीक है, अपनी जगह से हट गई, तो ऑटोमेटिकली रिगर्जिटेशन हो जाएगा, फिर तो बैकफ्लो हो ही जाएगा ना। देन लास्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी भी जो है वो हमारे पास में जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर मैंने करवा रखी है। जब हमारे पास में हार्ट मसल्स जो है वो किसी भी कारणवश जो है वो डैमेज हो जाती है, इसको हम कहते हैं दोस्तों कार्डियोमायोपैथी। तो ये कार्डियोमायोपैथी जो है वो इसकी वजह से, ये सारे कोजेज हैं जो कि मिट्रल रिगर्जिटेशन को जो है वो बढ़ावा देते हैं। सिम्टम्स की बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी जो है वो सिम्टम्स जो हमें मिट्रल रिगर्जिटेशन में हमें देखने को मिलेगा, तो ऑलमोस्ट वही देखने को मिलेंगे जो मिट्रल स्टेनोसिस में थे। क्यों? क्योंकि ब्लड तो एन के एन प्रकार जा तो रहा है, वहां तो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा ही नहीं रहा था, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में तो जा रहा है, लेकिन बैक फ्लो होकर वापस वहीं आ रहा है। तो कुल मिला के लोड बेचारे किस पे पड़ा, लेफ्ट एट्रियम पे। लेफ्ट एट्रियम पे पड़ा मतलब सीधा सीधा लंग्स पे पड़ा, तो वो ऑलमोस्ट साइन सिम्टम जो है वो लगभग सेम रहेंगे। तो वही डिस्निया हमें देखने को मिलेगा, फटीग हमें देखने को मिलेगा, पैल्पिटेशन देखने को मिलेगा, एक्यूट मिट्रल रिगर्जिटेशन जिसमें हमें पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। लगभग वही साइन सिम्टम्स जो हमने पहले जो है वो मिट्रल स्टेनोसिस में थे, वही सारी चीजें। सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें पेन सिस्टोलिक, जिसको हम होलो सिस्टोलिक मर्मर एट अपेक्स टू रेडिएटिंग टू एक्जिला, यानी कि जब हम मर्मर साउंड सुनेंगे तो हार्ट का जो अपेक्स है, अच्छा हार्ट का अपेक्स कहाँ होता है, कोई भी चीज का अपेक्स जो है वो हमेशा ऊपर की साइड में होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर हार्ट ही ऐसा ऑर्गन है जिसका अपेक्स जो है वो नीचे की साइड में होता है, ये भी चीज ध्यान रखना। तो हम मरमर साउंड जब सुनेंगे तो हमारे पास में हार्ट के साइड में जो है वो अपेक्स है, वहां पे सुनाई देंगे, और वो फिर एक्जिला की तरफ जो है वो मूव करेगा, यानी कि यहां से हमें साउंड सुनाई देगा, फिर वो एक्जिला की तरफ जो है वो मूव करेगा। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में इनलार्ज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो है वो इनलार्जमेंट हो जाएगा, हो सकता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब सारा प्रेशर किस पे पड़ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। एंड S3 गैलोप जो है वो सुनने को मिलेगा। देखो तीन प्रकार के हमारे पास में साउंड थे, S1 साउंड, S2 साउंड, S3 साउंड, और S4 साउंड भी जो है वो होता है बेसिकली। S1 और S2 ये तो जो है वो हमारे पास में दोनों नॉर्मल साउंड होते हैं, और S3 और S4 जो है वो हमारे पास में एबनॉर्मल साउंड होते हैं। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हार्ट साउंड के ऊपर मैंने पूरे जो है वो एक क्लास बुलेट सीरीज के अंदर ले रखी है। सिंपली मैं बताता हूं, S1 साउंड हम कब सुनाई देते हैं, S1 साउंड सुनाई देता है जब दोनों वेंट्रिकल जो है वो क्लोज होते हैं। दोनों वेंट्रिकल कौन से, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों जब क्लोज होते हैं तो दोनों के बीच में जो हमारे पास में वाल्व प्रेजेंट होता है, कौन सा, एट्रियो वेंट्रिकुलर। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, दोनों वाल जब क्लोज होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल क्लोज होते हैं, तब हमारे पास में साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं लब साउंड। ठीक, सेकंड आता है हमारे पास में S2 साउंड। S2 साउंड कब प्रोड्यूस होते हैं, जब दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, तो हमारे पास में दो जो है वो आर्टरी के वाल है, कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनिक वाल, और अरोटा के अंदर हमारे पास में अरोटिक वाल। तो पल्मोनिक वाल और अरोटिक वाल जब क्लोज होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होते हैं S2 साउंड, जिसको डब साउंड कहते हैं, जैसे ढक्कन बंद नहीं होता, लब डब लब डब लब डब, ऐसे जो है वो हार्ट साउंड सुनते हैं। तो ये हो गया S2 साउंड। तीसरी रहती है S3 साउंड, ये एबनॉर्मल साउंड होती है जब हमारे पास में हार्ट के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाती है, तब हमें सुनाई देती है, जिसको बोलते हैं S3 साउंड। जब हमारे पास में वाल्व प्रॉपर्ली जो है वो ओपन एंड क्लोज नहीं होते, तब हमें मरमर साउंड सुनाई देती है, जिसको हम S4 साउंड जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ओवरलोड है तो वहां पे हमें S3 गैलोप या S3 साउंड जो है वो सुनाई देती है। क्लियर है?
तो ये चीज होगी। अच्छा, सिम्टम्स और साइन में वैसे क्या डिफरेंशिएट होता है, मोटा मोटी मैं चीज बताऊं तो क्या होता है दोस्तों। सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, सिम्टम्स होता है जिसमें पेशेंट खुद बताता है कि ये ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। साइन हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लो किसी को चक्कर आ रहे हैं, वो हो गया हमारे पास में दैट इज का सिम्टम्स, लेकिन हम बीपी चेक कर रहे हैं, वो हो गया हमारे पास में साइन। तो साइन तो हम खुद चेक करते हैं, उसको कहते हैं साइन, और पेशेंट जो चीज बताता है उसको हम बोलते हैं सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स। ठीक है, अभी तो मिट्रल वाल्व पे चले, पहले हमने स्टेनोसिस देखा, फिर उसके बाद रिगर्जिटेशन, अब हम देख रहे हैं प्रोलैप्स। तो मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स मतलब मिट्रल वाल्व अपनी जगह से जो है वो हट जाता है, इसको हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स। ठीक है, एंड इट इज वेरी कॉमन इन यंग फीमेल्स। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास में यंग फीमेल्स में सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है। यंग फीमेल्स में ही क्यों मिलता है, ऐसा कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है, बट इसमें जो है वो देखने को मिलता है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, लिम्फ नोड्स बल्ज इनटू द लेफ्ट एट्रियम में कोज द मेट्रल रिगर्जिटेशन। ऑफ कोर्स प्रोलैप्स हो जाएगा, तो जैसे हमारे पास में जो है वो चेंबर है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो 4 चेंबर है। ये हो गया हमारे पास में राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में मिट्रल वाल है, मिट्रल वाल अपनी जगह से हट जाता है, जिसको बोलते हैं मिट्रल वाल प्रोलैप्स। तो मिट्रल वाल आगे खिसक जाएगा, ये मान लो नीचे की साइड में खिसक जाएगा, ये अपनी जगह से हट जाएंगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वही हमारे पास में मिट्रल रिगर्जिटेशन वाली चीज होगी। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेकिन जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो बैक फ्लो होकर जो है पीछे की साइड में चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मिट्रल वाल रिगर्जिटेशन। क्लियर है। सिम्टम्स की बात करें कि मिट्रल वाल प्रोलैप्स में जो है वो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों टिपिकल चेस्ट पेन हमें देखने को मिलता है, पैल्पिटेशन हमें देखने को मिलता है, एंजाइटी हमें देखने को मिलती है, एंड लाइट हेडेक जो है वो हमें देखने को मिलता है। सिम्टम्स की बात करेंगे तो माइल्ड सिस्टोलिक जो है वो क्लिक, माइल्ड सिस्टोलिक क्लिक जो है वो हमें देखने को मिलेगी, एंड लेट सिस्टोलिक मरमर साउंड हमें देखने को मिलेगा। वो तो हो गया होगा सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रेक्शन। तो जैसे हम कॉन्ट्रेक्शन करेंगे तो मिट्रल वाल नॉर्मल जब होगा तो क्लोज हो जाना चाहिए और किसी प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए, सीधा ब्लड जो है वो कहां चला जाना चाहिए, अरोटा के अंदर चला जाना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास में जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो अरोटा के अंदर हमारे पास में ब्लड जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ के साथ कुछ बैक फ्लो होते कहां जाएगा दोस्तों, एट्रियम में भी जाएगा। तो इसको बोलते हैं लेट सिस्टोलिक मरमर साउंड जो है वो हमें सुनाई देगा। सिस्टोल जब करते हैं तो मरमर साउंड हमें जो है वो सुनाई देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अरोटिक स्टेनोसिस। अब देख लो अरोटिक स्टेनोसिस कहां होता है, सिंपली दिमाग में इमेज लगाओ, अरोटिक मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो हमारे पास में अरोटा जा रही है, तो वहां पे हमारे पास में जो वाल्व है उसको हम कहते हैं अरोटिक वाल्व, राइट। और वो जो है वो नेरो हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज का अरोटिक स्टेनोसिस। अरोटिक स्टेनोसिस में हमने एक चीज देखी थी, क्या देखी थी कि कंजेनाइटल एनोमलीज प्लस डीजनरेटिव एज रिलेटेड जो हमारे पास में वाल्व में प्रॉब्लम आती है वो किस में आती है दोस्तों, अरोटिक वाल्व में आती है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में अरोटिक स्टेनोसिस, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वाल डिजीज। ये भी जो है वो हमारे पास में काफी ज्यादा डेंजरस है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में अरोटा जो है वो सारी जगह ब्लड सप्लाई कर रही है, राइट। कोजेज की बात करें तो कोजेज क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है हमारे पास में सिनेलिल कैल्सिफिकेशन, यानी कि जैसे जैसे एल्डरली, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वहां पे कैल्सिफिकेशन हो जाता है और वहां पे जो है वो हमें अरोटिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है बाइकैस्पिड अरोटिक वाल, वहां पे और रोमेटिक हार्ट डिजीज, रोमेटिक हार्ट डिजीज, बाइकैस्पिड एरोटिक एंड कैल्सिफिकेशन एज रिलेटेड जो है वो हमारे पास में देखने को मिलेगा, तो एरोटिक स्टेनोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ट्राइड्स ऑफ सिम्टम्स, कौन कौन से जो है वो हमारे पास में सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों एंजाइना हमें देखने को मिलेगा। एंजाइना क्यों देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स एंजाइना देखने को मिलेगा क्योंकि अरोटा के अंदर जो है वो ब्लड जा नहीं रहा, तो अरोटा के अंदर ब्लड नहीं जा पाएगा तो जो हमारे पास में अरोटा से सबसे पहले जो आर्टरी निकलती है दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी, उसमें ब्लड नहीं जाएगा, उसमें ब्लड नहीं जाएगा तो एंजाइना तो होगा ही होगा। बल्कि मैं तो कहता हूं पूरी बॉडी में जो है वो हमारे पास में ब्लड या ऑक्सीजन की जो है वो डेफिशिएंसी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ब्लड आगे जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो एंजाइना जो है वो हमें देखने को मिलता है।
देन उसके बाद सिंकोप ऑन एक्सर्जन, ठीक है, वो देखने को मिलेगा। डिस्निया और हार्ट फेलियर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं दोस्तों, एरोटिक स्टेनोसिस में। सिंपली आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब ब्लड सप्लाई आगे प्रॉपर नहीं हो रही है तो आगे सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों साइन की, कौन कौन से साइन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो साइन देखने मिलेंगे, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर रेडिएट टू द कैरोटिड्स, ठीक है, यानी कि जैसे हमारे पास में इजेक्शन करेंगे, ब्लड को जो हो बाहर फेंकेंगे, सिस्टोलिक मर्मर हमें सुनाई देगा और वो रेडिएट होता है हमारे पास में कैरोटिड तक, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में, क्योंकि जैसे हमारे पास में क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करेगा, मैं फिर से कह रहा हूं किसी चीज को रटो मत, ये जैसे हमारे पास में जो है वो हर्ट हो गया और ये हमारे पास में आगे दोस्तों अरोटा, राइट। तो ये हमारे पास में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसने क्या किया, कॉन्ट्रेक्शन किया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रेक्शन करेगा, अगर ये वाल्व सही तरीके से ओपन है, अरोटा का वाल्व सही तरीके से ओपन है, तो ब्लड सीधा जो है वो अरोटा में चला जाएगा और पूरे ब्लड के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर जो है ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी। लेकिन अब हमारे पास में क्या होता है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रेक्शन किया, देन उसके बाद जो है वो ब्लड आगे जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एरोटिक स्टेनोसिस हो चुका है, नेरो हो चुका है, नेरो हो चुका है, तो उसकी वजह से हमारे पास में क्या होगा दोस्तों कि ब्लड प्रॉपर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से एजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर जो है वो साउंड सुनाई देती और वो रेडिएट होते फिर कैरोटिड से। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्लो राइजिंग पल्स, ठीक है, धीरे धीरे जो है वो पल्स राइज होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्या होता है कि अब प्रॉपर ब्लड सप्लाई तो जा नहीं पा रही है, नेरो हो चुकी है, उसकी वजह से पल्स जो हो, नॉर्मली पल्स क्या होती है, ऐसे होती है, जैसे पल्स जो है हमारे पास में नॉर्मली ऐसे होती है, सडनली इंक्रीज होती है देन डिक्रीज होती है, ये धीरे धीरे जो है वो ऐसे इंक्रीज होगी, पल्स ऐसे जो है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि रास्ता ही इतना है, ब्लड जा ही उतना ही रहा है, तो धीरे धीरे पल्स जो है वो राइज होंगे। इसको हम कहते हैं दोस्तों पल्सेस प्रेवेस इट ट्रेडस। ये ध्यान रखना, एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। पल्सेस प्रेवेस इट एट इट ट्रेडस जो है वो किस में देखने को मिलता है, तो ये हमें एरोटिक स्टेनोसिस में जो है वो देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, पल्स जो है वो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा वीक होती है, फिर उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे पीक पे पहुंचती है। कैसे? इसको यूं समझ लो ताकि मैं सारी चीज, नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये इतना बड़ा पाइप है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रेक्शन किया, सीधा पाइप में ब्लड आया, सीधा आके चला गया, तो पल्स इस तरीके से रहती है, राइट। फिर उसके बाद में क्या रहेगा, पल्स इस तरीके से रहेगी, राइट, इस तरीके से पल्स रहेगी। लेकिन जब हमारे पास में एरोटिक स्टेनोसिस हो चुका है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, अब ये नेरो हो चुका है, पाइप नेरो हो चुका है, तो ब्लड धीरे धीरे जाएगा, तो पल्स कुछ इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, राइट। पल्स जो है वो हमारे पास में इस तरीके से जाएगी, जिसको बोलते हैं पल्सेस प्रेवेस एट ट्रेडस। और ये जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है, एट्रियल स्टेनोसिस में देखने को मिलता है। इमेज इंपॉर्टेंट है, दोनों इमेज बेस पे मैंने आपको जो है वो क्वेश्चन बता दिए, दोनों इमेज बेस पे जो है वो सारी चीजें करवा दिए। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है? कॉम्प्लिकेशन होता है सडन कार्डियक डेथ। क्यों हो जाएगी? जब ब्लड बॉडी के अंदर जा ही नहीं रहा है, बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, ब्लड जो है वो हमारे पास में हार्ट को सप्लाई खुद को नहीं दे पा रहा है, उसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ जो है वो हमें देखने को मिलती है, एंड हार्ट फेलियर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये हमारे पास में दो कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एरोटिक रीगर्जिटेशन, ठीक है। एरोटिक रीगर्जिटेशन का मतलब होता है कि हमारे पास में अरोटा का जो वाल्व है, एरोटिक वाल्व है, वो सही तरीके से बंद नहीं हुआ, वो सही तरीके से बंद नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से जो अरोटा में ब्लड चला गया था वो वापस बैक फ्लो हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस आ जाएगा। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, ब्लड अरोटा में गया, एरोटिक वाल्व बंद हो गए, अरोटा वाला ब्लड अरोटा में रह गया, देन दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल में ऊपर से ब्लड जो है वो आ जाता है। लेकिन एरोटिक रीगर्जिटेशन में क्या होगा कि जैसे हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, ब्लड जो है वो अरोटा में गया, अरोटा में जाने के बाद में जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, ब्लड बैक फ्लो होके वापस आ जाएगा। ये होता है हमारे पास में एरोटिक रीगर्जिटेशन, मतलब बैक फ्लो फ्रॉम द अरोटा, और कहां चला जाएगा दोस्तों, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो चला जाएगा। कोजेज क्या क्या हो सकते हैं? रोमेटिक हार्ट डिजीज हो सकता है, मेरफेन सिंड्रोम हो सकता है। मेरफेन सिंड्रोम आपको ऑलरेडी पता है, पहले डिस्कस हम कर चुके हैं कोजेज में, कि ये जो है वो हमारे पास में एक कनेक्टिव टिश्यू का जो है वो डिसऑर्डर है। देन एरोटिक रूट
डायलेशन हो जाता है, अरोटिक जो अरोटा का जो हमारे पास में रूट है, जेड है, उसका डायलेशन हो जाएगा। एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटाइटिस में जो है वो हमें अरोटिक रीगर्जिटेशन देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास में कोजेज हो गए, रूमेटिक हार्ट डिजीज, मेरफिन सिंड्रोम, अरोटिक रूट डायलेशन एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटाइटिस। सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स और साइन हमें देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों सिम्टम्स में हमारे पास में पहली चीज डिस्निया हमें देखने को मिलेगा, ऑफकोर्स देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ब्लड आगे जो है वो जा ही नहीं पा रहा। पैल्पिटेशन हमें देखने को मिलेगा एंड हेड बॉबिंग फीलिंग जो हो हमें देखेंगे। वाइल्ड पल्स प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। वाइल्ड पल्स प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं हेड बॉबिंग फीलिंग जो है वो देखने को मिलेगी। अब पल्स प्रेशर क्या होता है, ऑलरेडी जो है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। पल्स प्रेशर होता है हमारे पास में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी कि पल्स प्रेशर का अगर मैं फॉर्मूला देखूं, पल्स प्रेशर का जो अगर मैं फॉर्मूला बताऊं आपको, तो होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का बीपी जो है वो हमारे पास में कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। ये किसी पर्सन का बीपी है। अगर मुझे इसका पल्स प्रेशर जानना है तो पल्स प्रेशर हो जाएगा हमारे पास में सिस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी कितना है, 120, तो 120 माइनस 80, तो ये आ जाएगा पल्स प्रेशर इजकल टू 40 mmHg जो है वो हमें पल्स प्रेशर मिल गया। तो इसके अंदर हमारे पास में अरोटिक रिगर्जिटेशन के अंदर पल्स प्रेशर जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स क्योंकि जो प्रेशर से ब्लड जो है वो अरोटा में गया, अरोटा में जाने के बाद वापस से जो है वो बैक फ्लो होके आ गया, जिसमें हमें पल्स प्रेशर जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। साइन की अगर हम बात करें तो क्या क्या साइन हमें देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों बाउंडिंग पल्स हमें देखने को मिलेगी, वाइड पल्स प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर हमें देखने को मिलेगा एंड ओस्टिन फिंट मर्मर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ये ओस्टिन फिंट मर्मर क्या होता है, ये लो पिच साउंड है, ठीक है, लो पिच जो है वो डायस्टोलिक साउंड है, या लो पिच जो है वो साउंड जो है वो हमें सुनाई देगी। तो लो पिच साउंड हमें सुनाई देगी। अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर मतलब ये होता है हमारे पास में सिस्टोल और ये होता है हमारे पास में डायस्टोल। तो जैसे डायस्टोल करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे डायस्टोल करता है, नॉर्मली अरोटा से ब्लड नहीं आता है, लेकिन अरोटिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है, अरोटा से बैक फ्लो होकर आएगा। तो जैसे हमारे पास में डायस्टोल करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, धीरे धीरे वहां पे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो ब्लड गिरता रहता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप तो क्या, बिल्कुल धार के जैसे जो है वो ब्लड गिरता रहता है, जिसको बोलते हैं अर्ली डायस्टोलिक मर्मर साउंड हमें सुनाई देगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ट्राइकेस्पिड वाल्व डिजीज। ट्राइकेस्पिड वाल्व डिजीज को हम सारों को ले लेंगे। ट्राइकेस्पिड कहाँ पे होता है, ये हमारे पास में जो है वो हार्ट के 4 चैम्बर, तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है वाल्व प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ट्राइकेस्पिड। अब इसमें हम सारे ले लेंगे, ट्राइकेस्पिड, रीगर्जिटेशन, प्रोलैप्स एंड स्टेनोसिस। हालांकि एक अच्छी चीज है कि इसके अंदर जो हो बेसिकली हमारे पास में रीगर्जिटेशन ही देखने को मिल रहा है, स्टेनोसिस थोड़ा कम देखने को मिलता है और प्रोलैप्स तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। तो ट्राइकेस्पिड वाल्व डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो मोर इन आईवी ड्रग्स यूजेज, रूमेटिक हार्ट डिजीज एंड कैर्सिनॉइड सिंड्रोम में जो है वो हमारे पास में कैर्सिनॉइड सिंड्रोम में जो है हमें देखने को मिलेगा। जो कैंडिडेट बहुत ज्यादा जो है वो आईवी ड्रग्स का यूज करते हैं, ठीक है, आईवी ड्रग्स सीधी ज्यादा, इससे क्या होता है कि देखो जितने भी हमारे पास में वाल्व हैं, कितने वाल्व हो गए हमारे पास में, हमारे पास में 4 वाल्व हैं, ट्राइकेस्पिड, पल्मोनिक, देन हमारे पास में मिट्रल वाल्व एंड अरोटिक, 4 वाल्व है। अगर किसी पर्सन को कोई मेडिसिन देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे किसी पर्सन को कोई दवाई दी, तो दवाई दी तो सबसे पहले वो कौन से वाल्वों को अफेक्ट करेगी, आप बताइए, ठीक है, मैं बता, सीधी सी बात है, वो मेडिसिन जो है वो सीधा आएगी हमारे पास में कहाँ से, वो मेडिसिन आएगी इंफीरियर वीना केवा से एंड सुपीरियर वीना केवा से, राइट, और सीधा जाएगी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में से सीधा राइट वेंट्रिकल में। तो सबसे पहले जो वाल्व अफेक्ट होता है किसी भी ड्रग्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले वाल्व अफेक्ट होता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ट्राइकेस्पिड वाल्व ठीक है, सबसे पहले ट्राइकेस्पिड वाल्व, उसके बाद सीधा अफेक्ट होता है हमारे पास में पल्मोनिक वाल्व, क्योंकि ब्लड अब पल्मोनरी में जाएगा, पल्मोनरी में जाने के बाद वो वहां पे फिल्टर होके जो है वो अब पल्मोनरी वेन के द्वारा कहां पे आ जाएगा दोस्तों, राइट लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, कहां से, मिट्रल वाल में से, तो ये फिर पल्मोनिक वाल के बाद मिट्रल वाल के कांटेक्ट में आता है, और मिट्रल वाल से सीधा जो है वो अरोटिक वाल। तो कोई भी दवाई जब जाती है तो सबसे पहले हमारे पास में
ट्राइकेस्पिड वाल्व को अफेक्ट करती है, फिर पल्मोनिक वाल्व को, फिर मिट्रल वाल्व को, फिर एरोटिक वाल्व को। कोई चीज को रटना नहीं है, सिर्फ सिंपली आपको सीक्वेंस से देखना है, वहां तक ब्लड जो है वो जाता है और उसी के साथ मेडिकेशन जाती है। तो कोई भी आईवी ड्रग्स यूजर है वो सीधा सीधा अफेक्ट डालता है, तो वो हमारे पास में ट्राइकेस्पिड वाल्व पे आता है। रोमेटिक हार्ट डिजीज एंड कैरिकोनस सिंड्रोम जो है वो हमें ये डिजीज को कोज करते हैं। देन क्या क्या जो है वो हमें देखने को मिलेगा ट्राइकेस्पिड स्टेनोसिस में, इसमें हमें डायस्टोलिक मर्मर हमें सुनाई देगी, ऑफकोर्स सुनाई देगी। डायस्टोलिक मतलब जैसे हमारे पास में वेंट्रिकल डायस्टोल होते हैं, तो वहां पे हमारे पास में क्या होता है, स्टेनोसिस है, तो धीरे धीरे जो है ब्लड जाएगा। हिपेटोमेगेली देखने को मिलेगा। हिपेटोमेगेली देखने को क्यों मिलेगा? ऑफकोर्स देखने को मिलेगा। कैसे भाई? ये हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, राइट, ये हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास में राइट एट्रियम। अब देखो ये हमारे पास में ट्राइकेस्पिड स्टेनोसिस है, ट्राइकेस्पिड स्टेनोसिस है, मतलब ब्लड जो है हमारे पास में राइट एट्रियम से जो है वो राइट वेंट्रिकल में जा नहीं पा रहा है, क्योंकि ये नेरो है। नेरो है तो ये सारा का सारा ब्लड यहीं पे भरेगा, ये सारा का सारा ब्लड भरेगा तो ये पीछे की साइड में जहां से आ रहा था वहां पे, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा, तो यहाँ पे ब्लड का जो है वो एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा पीछे की साइड में। अब अगर सुपीरियर वेना केवा में ब्लड का प्रेशर ज्यादा है तो हमें क्या देखने को मिलेगा? जुगुलर वेन प्रेशर। यहाँ पे ये नसें जो है वो फूली हुई देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं जुगुलर वेन प्रेशर जो है वो इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि अगर पीछे की साइड में जाएगा तो हिपेटोमेगेली देखने को मिलेगा, तो हिपेटोमेगेली देखने को मिलेगा, जुगुलर वेन प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे हमारे पास में मिट्रल स्टेनोसिस में सीधा अफेक्ट कर रहा था लंग्स को, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ब्लड कहाँ से आ रहा है दोस्तों? यहाँ से हमारे पास में पूरी बॉडी से और अपर बॉडी से आ रहा था, तो हिपेटोमेगेली और जुगुलर वेन प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ट्राइकेस्पिड रीगर्जिटेशन। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा था, ट्राइकेस्पिड वाल्व डिजीज पढ़ेंगे, तो इसमें हमारे पास में तीनों चीज पढ़ेंगे। कौन कौन सी? ट्राइकेस्पिड स्टेनोसिस भी हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद ट्राइकेस्पिड रीगर्जिटेशन भी पढ़ने को मिलेंगे, और ट्राइकेस्पिड प्रोलेप्स भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ट्राइकेस्पिड प्रोलेप्स ज्यादातर जो है वो नहीं होता है, तो सारे तीनों प्रॉब्लम्स हम यहीं पे देख लेंगे, ठीक है। तो ट्राइकेस्पिड स्टेनोसिस में हमें क्या क्या देखने को मिला? डायस्टोलिक मर्मर देखने को मिला, हिपेटोमेगेली देखने को मिला, जुगुलर वेन प्रेशर देखने को मिला। क्यों मिला वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ट्राइकेस्पिड रिगर्जिटेशन में हमें जो है वो क्या देखने को मिलेगा? सिस्टोलिक मर्मर इंक्रीज ऑन इंस्पिरेशन। जैसे हम इंस्पिरेशन करेंगे, श्वास हम खींचेंगे, ठीक है, जैसे हम श्वास खींचेंगे देन उसके बाद में क्या होता है कि जो सिस्टोलिक मर्मर है, यानी कि जैसे हमारे पास में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वहां पे जो है वो इंक्रीज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां पे ट्राइकेस्पिड रीगर्जिटेशन है। इसको हम बोलते हैं कैरवेलो साइंस। ये भी जो है वो एग्जाम में जो है वो पूछा गया है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कैरोवेलो साइंस जो है वो किसमें देखने को मिलेगा? कैरोवेलो साइंस जो है वो हमारे पास में ट्राइकेस्पिड रीगर्जिटेशन में जो है वो देखने को मिलता है। ट्राइकेस्पिड रीगर्जिटेशन में हमें जो है वो कैरोवेल्स साइन जो है वो देखने को मिलेगा। कैरोवेल साइन क्या होता है? सिस्टोलिक मर्मर जो है वो हमारे पास में, जैसे सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ये तो आपको बताइए। तो जैसे हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन करता है, या हमारे पास में सॉरी जो वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो बैक फ्लो होगा, बैक फ्लो होगा तो मर्मर कहाँ पे जाएगा दोस्तों? एट्रियम में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई सिंपली बात है, सिस्टोलिक मतलब ये हमारे पास में राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा तो ब्लड कहाँ पे जाना चाहिए? राइट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए, राइट। लेकिन अब पल्मोनरी आर्टरी में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ट्राइकेस्पिड वाल्व सही तरीके से बंद नहीं हुआ तो बैक फ्लो होके कहां जाएगा? ये जाएगा हमारे पास में राइट एट्रियम में भी। तो जैसे ही सिस्टोलिक होगा तो वो मर्मर हमें सुनाई देगा, जिसको हम बोलते हैं कैरोवेल्स साइन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस ऑफ वल्वर हार्ट डिजीज। वल्वर हार्ट डिजीज के कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं उसको हम लेते हैं। अब आपको कि सर बाकी जो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन थे, जैसे पल्मोनरिक स्टेनोसिस था या ये सारी चीजें, तो देखो पल्मोनिक स्टेनोसिस ये सारी चीजें जो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन बहुत पहले तो बहुत कम देखने को मिलता है। जोर किसको आता है? जहां पे सबसे ज्यादा दबाव बनता है। तो सबसे ज्यादा दबाव किस पे बनता है हमारे पास में? मिट्रल वाल्व पे, फिर एरोटिक वाल्व पे, फिर हमारे पास में ट्राइकेस्पिड। पल्मोनिक वाल्व पे इतना ज्यादा दबाव नहीं बनता है, इसलिए आपको बहुत रेयर टू रेयर, मतलब एक लाखों की संख्याओं में देखा जाए तो किसी एक पर्सन में हमें पल्मोनिक वाल्व में जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिसमें पल्मोनिक स्टेनोसिस, पल्मोनिक रिगर्जिटेशन या पल्मोनिक प्रोलेप्स तो देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए पल्मोनिक वाल्व जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब हम बात कर लेते हैं कि जो वल्वल हार्ट डिजीज है उसको हम डायग्नोसिस कैसे देखेंगे, कैसे हम जो है वो पता लगाएंगे। तो सिंपली एक ही टेस्ट होता है सबसे अच्छा, दैट इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। ये हमारे पास में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इकोकार्डियोग्राफी में हम क्या करते हैं, वाल्व एरिया भी हम चेक कर लेते हैं, रिगर्जिटेशन सीवियरिटी कितनी है वो सारी चीजें भी हम चेक कर लेते हैं, चेम्बर की साइज कितनी है, इनलार्ज हुआ है कि नैरो हुआ है वो सारी चीजें भी हम चेक कर लेते हैं, और पल्मोनरी प्रेशर कितना है वो भी चीजें हम जो है वो चेक कर लेते हैं। कुल मिला के इकोकार्डियोग्राफी में हम जो है वो सारी चीजें चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो कोई भी अगर हमारे पास में हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो उस हार्ट की प्रॉब्लम में हमारे पास में चेक करने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है, दैट इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी, राइट। सेकंड आ जाता है, ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास में वल्वल हार्ट डिजीज है वो सारे की सारी जो है वो हमें इकोकार्डियोग्राफी में जो है वो देखने को मिल जाती है। जैसे हम इको करवाते हैं सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो अब आ जाता है सेकंड चीज पे हम करते हैं ईसीजी। ईसीजी किस लिए दोस्तों, एट्रियल फिब्रिलेशन को देखने के लिए, चैम्बर हाइपरट्रोफी है उसको देखने के लिए, ये सारी चीजों को देखने के लिए हम जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट हुआ है, जिस पार्ट का भी इनलार्जमेंट होता है वही हम एक्सरे में देख पाते हैं, बाकी बहुत सारी ज्यादा चीजें जो हो वो हम एक्सरे में नहीं देख पाते। तो लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट हुआ वो हम देख लेते हैं। देन पल्मोनरी कंजेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कार्डियक एमआरआई, ठीक है। कार्डियक एमआरआई मतलब इन द सेंस कि हम हार्ट की जो है वो एमआरआई करते हैं जिसमें फिर कॉम्प्लेक्स रिगर्जिटेशन, जो कॉम्प्लेक्स रिगर्जिटेशन है जो हमें नॉर्मली जो है वो इको में दिखाई नहीं दे रहे हैं वो सारी चीजें हम जो है वो कार्डियक एमआरआई के थ्रू देखते हैं। नेक्स्ट आता है कार्डियक कैथेटराइजेशन। सिंपली कार्डियक के अंदर जो हो हम कैथेटर डालते हैं वो हम फिमोलर आर्टरी से डाल सकते हैं, वो हम रेडियल आर्टरी से डाल सकते हैं, सीधा जो है वो देख के हार्ट के सारे चेंबर को जो हम विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो वो आ गया हमारे पास में कार्डियक कैथेटराइजेशन फॉर सर्जिकल प्लानिंग, यानी कि आगे हमें सर्जरी किस तरीके से और कैसे करनी है उन सब चीजों को देखने के लिए हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिसके द्वारा हम वल्वल हार्ट डिजीज को देख सकते हैं। पहली चीज थे हमारे पास में इकोकार्डियोग्राफी देखते हैं जिसमें हम चेंबर की साइज, वाल्व, प्रेशर वो सब चीजें देखते हैं। सेकंड आ गया हमारे पास में ईसीजी को हम जो है वो देखते हैं। देन एक्सरे को जो है वो हम चेक करके देखते हैं। देन कार्डियक एमआरआई को करके हम देखते हैं, और लास्ट वन कार्डियक कैथेटराइजेशन करके हम प्रॉब्लम को असेस करते हैं। अब आ जाता है हमारे पास में मैनेजमेंट। भाई किसी भी पर्सन को जो है वल्वल हार्ट डिजीज है तो क्या क्या मैनेजमेंट जो है वो हम कर सकते हैं, और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले जनरल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जनरल मैनेजमेंट करेंगे ट्रीट अंडरलाइन कोजेज। ट्रीट अंडरलाइन कोजेज का मतलब हो गया कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है उसको हम कहते हैं ट्रीट अंडरलाइन कोजेस। भाई जैसे हमने कहा कि इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, हमने कहा कि रूमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से जो है वो हार्ट के प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीजें तो पहले उसको ठीक करेंगे। भाई सीधी सी बात है कि जो भी अंडरलाइन कोजेज है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है उसकी वजह से हमें हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले उस इन्फेक्शन को ठीक करेंगे ना, तो वो आ गया ट्रीट अंडरलाइन कोजेज। नेक्स्ट आता हमारे पास में कंट्रोल सिम्टम्स। कंट्रोल सिम्टम्स का मतलब हो गया कि जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। भाई एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, देन पैल्पिटेशन हो रहा है, उनको हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे वो करेंगे। एंड लास्ट हमारे पास में टारगेट होता है प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। भाई जो प्रॉब्लम होगी, चाहे मिट्रल रिगर्जिटेशन हो गया है, ट्राइकेस्पिड रिगर्जिटेशन हो गया है, हमारे पास में अरोटिक रिगर्जिटेशन या स्टेनोसिस कुछ भी हो गया, उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो हम प्रिवेंट करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें ट्रीट अंडरलाइन कोजेज, ठीक है, कंट्रोल सिम्टम्स एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, ये सारी चीजें जो है वो हम ठीक करेंगे। ये हो गया हमारे पास में जनरल मैनेजमेंट। अब आ जाता है हमारे पास में मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट हो गया कि हम मेडिकेशन के द्वारा जो है वो उन चीजों को ठीक कैसे कर सकते हैं। अब मेडिकेशन के द्वारा किसी पर्टिकुलर वाल्व को हम ठीक नहीं कर सकते। भाई जो वाल्व के अंदर प्रॉब्लम आ गई उसको हम पर्टिकुलर जो है वो उसको हम ठीक नहीं कर सकते। हाँ, इतना हम जरूर कर सकते हैं कि उसकी वजह से, जैसे मान लो बहुत ज्यादा प्रेशर है तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट हम जो है वो डायूरेटिक दे सकते हैं। डायूरेटिक देने से हमारे पास में क्या होता है कि जो हार्ट के ऊपर वर्कलोड था
ठीक है, उसको हम जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं। देन बीटा ब्लॉकर हम दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं ताकि जो भी प्रेशर है उसको हम डिक्रीज कर सके, वॉल्यूम को डिक्रीज कर सके, हाइपरटेंशन वाली कंडीशन को डिक्रीज कर सके। एसी इनहिबिटर, ठीक है, वो हम दे देते हैं। एंटीकोगुलेंट देते हैं इन एट्रियल फिब्रिलेशन और मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन और एंड मेट्रल स्टेनोसिस में जो है वो हम एंटीकोगुलेंट देते हैं, और पेनिसिलिन प्रोफिलैक्सिस देते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज में, ठीक है। तो पेनिसिलिन आज भी दिया जाता है रूमेटिक हार्ट डिजीज में, और पेनिसिलिन भी कौन सा, जो हमारे पास में 2 लाख यूनिट वाला जो आता है वो पेनिसिलिन जो है वो दिया जाता है। देन उसके बाद इंटरवेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि सर्जिकली हम जो है वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो सर्जिकली में हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है पीबीएमवी। पीबीएमवी क्या था, परक्यूटेनियस बैलून मिट्रल वेल्वेक्टोमी, ठीक है। परक्यूटेनियस, उसमें हमारे पास में क्या होता है, जैसे मिट्रल स्टेनोसिस होता है उसमें हम जो है वो बैलून मिट्रल वेल्वेक्टोमी जो है वो हम कर सकते हैं। ये जो है वो ऑलरेडी मैंने जो है वो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास में दोस्तों, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं वाल्व रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वाल्व रिपेयर मतलब कोई स्टेनोसिस हो चुका उसको हम कट करके, ठीक है, रेट वाल्वोप्लास्टी जो है वो हम कर सकते हैं। तो जो हमारे पास में नैरोइंग है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में वाल्व रिपेयर। अगर वाल्व पूरा डैमेज होता है तो उसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे, वाल्व रिप्लेसमेंट। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, वाल्व रिपेयर में तो क्या वाल्व वहीं रहेगा, उसको हम जस्ट ठीक करते हैं। जैसे स्टेनोसिस वाली कंडीशन है, ठीक है, तो स्टेनोसिस वाली कंडीशन में तो हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं और उस वाल्व को थोड़ा सा जो है वो बड़ा करते हैं ताकि आगे जो है वो फ्लो अच्छे तरीके से हो गए। तो वो तो हो गया हमारे पास में वाल्व रिपेयर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वल्वोप्लास्टी, ठीक। एंड नेक्स्ट आता है वाल्व रिप्लेसमेंट। वाल्व रिप्लेसमेंट क्या हो गया कि अगर कोई वाल्व खराब हो गया है तो उसको हटा के दूसरा वाल्व लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं वाल्व रिप्लेसमेंट। अब वाल्व जो है वो दो तरीके से, कई बार आपने सुना होगा कि हार्ट के वाल्व डले हैं, ठीक है। तो ये जो हार्ट के वाल्व जो डलते हैं वो बेसिकली दो तरीके से डलते हैं। एक होता है हमारे पास में मैकेनिकल और एक होता है बायोप्रोस्थेटिक। मैकेनिकल होता है कि आर्टिफिशियल, जैसे स्टेनलेस स्टील का या प्लास्टिक का बना हुआ, ठीक है, वो हो गया मैकेनिकल। मैकेनिकल वाल्व जब हम यूज में लेते हैं तो उस टाइम पे हमें लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट लेने की जरूरत होती है। ये एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है। अगर मैकेनिकल वाल्व रिप्लेसमेंट किया है तो हमें जिंदगी भर जो है वो लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट या वॉरफेरिन लेने की जरूरत होती है। अब आप कहोगे कि सर एंटीकोगुलेंट में तो हिपेरिन भी आता है, हिपेरिन क्यों नहीं ले सकते, आपने यहाँ पे वारफेरिन ही क्यों लिखा। वो इसलिए लिखा दोस्तों, नो डाउट हिपेरिन बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से काम भी करता है, बिल्कुल सारी चीजें सही है, लेकिन हिपेरिन को कभी हम ओरली नहीं दे सकते। अब जिंदगी भर वो इंजेक्शन तो लगाएगा नहीं, रोज के रोज इंजेक्शन आप लगा लोगे जिंदगी भर, नॉट पॉसिबल, ठीक है। हालांकि मजबूरी होती है तब लगाते ही हैं, जैसे डायबिटीज की कंडीशन होगी वो सारी चीजें, लेकिन हमारे पास में जब अल्टरनेट है, वारफेरिन का एक ही एडवांटेज है कि इसको हम ओरली ले सकते हैं। तो वो आ गया हमारे पास में, अगर मैकेनिकल वाल्व रिप्लेसमेंट किया है तो हम लाइफ लॉन्ग वारफेरिन लेते हैं। बाईप्रोस्थेटिक, बाईप्रोस्थेटिक मतलब हम जो है वो वाल लगाते हैं, किसका, काऊ का लगा सकते हैं, पिग का लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाल्व हम लगाते हैं, इसमें हमें क्या होता है, लाइफ लॉन्ग जो है वो एंटीकोगुलेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। गाय की चमड़ी से या जो हमारे पास में सुअर का जो है उससे वाल जो है वो निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोप्रोस्थेटिक। तो ये दो प्रकार के जो है वो वाल हम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड वाल्व रिप्लेसमेंट में, मैकेनिकल एंड बायोप्रोस्थेटिक। मैकेनिकल लगाएंगे उसमें हमें लाइफ लॉन्ग जो है वो वारफेरिन लेने की जरूरत होती है, बायोप्रोस्थेटिक में हमें जो है वो लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। अब देखो क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो हमें ध्यान में रखने होते हैं वाल्व मैनेजमेंट में या वल्वर हार्ट डिजीज में। तो उसमें हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है असेसमेंट। असेसमेंट हम क्या करेंगे दोस्तों, वाइटल साइन को असेस करेंगे, हार्ट साउंड को जो है वो असेस करेंगे, एडिमा को असेस करेंगे, ब्रेथलेसनेस को असेस करेंगे एंड साइन ऑफ हार्ट फेलियर उसको जो है हम असेस करेंगे, क्योंकि ये तो सारी चीजें जो है वो हमारे पास में जरूरत होती है। तो वाइटल साइन को जो है वो देखेंगे कि टेम्परेचर, पल्स, बीपी जो है वो हमारे पास में कितना आता है, वो सारी चीजें। हार्ट साउंड जो है वो हमारे पास में कितना होता है, उन सब चीजों को देखेंगे। एडिमा जो है वो कितना होता है या किस तरीके से होता है उसको हम देखेंगे। ब्रेथलेसनेस जो है उसको हम देखेंगे एंड साइन ऑफ हार्ट फेलियर को जो है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। इंटरवेंशन की अगर हमारे पास में बात करें
कि क्या क्या इंटरवेंशन हम करेंगे। नर्स का जो है वो क्या क्या इंटरवेंशन होता है एज ए वल्वर हार्ट डिजीज के अंदर। तो सबसे पहले आता है पोजीशन पेशेंट सेमी फाउलर। हमेशा अगर कोई भी वल्वर हार्ट डिजीज है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो क्लाइंट को हमेशा ध्यान रखना उसको हम सेमी फाउलर पोजीशन में जो है वो रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेड ड्रग्स। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने जो भी ड्रग्स जो है वो एडमिनिस्टर की हुई है वो सारी की सारी ड्रग्स जो है वो हम देंगे। मॉनिटर इनटेक आउटपुट, वो मस्ट है भाई। फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर कितना है, कितना एक्यूमुलेट है, उन सबको जो है वो हम मॉनिटर करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लो सोडियम डाइट। लो सोडियम डाइट, क्योंकि सोडियम जो है वो हमारे पास में क्या करता है, एन के एन प्रकार ने हम इनके जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और बीपी को जो है वो इंक्रीज करता है। तभी आपने देखा होगा कि जो पर्सन हाइपरटेंशन से सफर करते हैं, बीपी से प्रॉब्लम से सफर करते हैं, तो उनको सोडियम या नमक जो है वो नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मॉनिटर फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एम्बोलिटिक साइन। ब्लड कहीं क्लोट तो नहीं हो रहा है या फिब्रिलेशन तो नहीं हो रहा, उसको जो है वो हम मॉनिटर करेंगे। एंड पेशेंट को जो है वो एजुकेट करेंगे। किस किस के बारे में एजुकेट करेंगे, ध्यान रखना। मेडिकेशन एडियरेंस, जो जो मेडिकेशन दे रही है जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे वो मेडिकेशन जो है वो लेनी है, उसके लिए पेशेंट को स्पेशली जो है वो बताया जाता है। एंड अवॉइड हेवी एक्सक्रेशन, ठीक है। कहीं पे भी हेवी वर्कलोड, जैसे मान लो खेलना कूदना, लिफ्टिंग करना, देन उसके बाद ऐसा कोई एक्सरसाइज या खेल कूद ऐसा जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो हमें एक्सरसाइज या हम जहाँ पे वर्कलोड जो है वो ज्यादा बढ़े, ब्लड सप्लाई का वर्कलोड ज्यादा बढ़े, वो चीजों को अवॉइड करना है। रेगुलर फॉलोअप, जब जब बुलाया है तब तक जो है वो टेस्ट करना है, जैसे कब कब इको करवाना होता है, कब कब जो है वो ईसीजी करवानी होती है, तो रेगुलर फॉलोअप में होना चाहिए। एंड एंडोकार्डियाटाइटिस प्रिवेंशन जो है वो हम करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो एजुकेशन हम जो है वो क्लाइंट को देंगे कि आपको मेडिकेशन प्रॉपर टाइम पे लेनी है, जो भी हैवी वर्क है उनको अवॉइड करना है, रेगुलर जो है वो फॉलोअप करवाना है, एंड एंडोकार्डियाटाइटिस को जो है वो प्रिवेंट करना है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, ठीक है, अगर आपने वल्वर हार्ट डिजीज को जो है वो ठीक नहीं किया, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, जिसका हम बार बार जो है वो जिक्र कर ही रहे हैं। अगर आपने ठीक नहीं किया गया है तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसकी वजह से सारे वाल्व प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब एंडोकार्डियम में प्रॉब्लम आ गई तो सारे के सारे वाल्व जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। देन हार्ट फेलियर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा राइट साइडेड हार्ट फेलियर एज वेल एज द लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो है वो देखने को मिलेगा। पल्मोनरी कंजेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल सारा फ्लूइड जो है वो हमारे पास में लंग्स में जाके जम जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलेगा, स्ट्रोक देखने को मिलेगा, एंड उसकी वजह से हो सकता है सडनली जो है वो डेथ हो सकती है। एट्रियल स्टेनोसिस में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, एट्रियल स्टेनोसिस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए ध्यान रखना। अगर वल्वर हार्ट डिजीज है उसमें हमारे पास में सडनली डेथ किस में होती है, तो दोस्तों एरोटिक स्टेनोसिस में जो है वो हमें, एट्रियल स्टेनोसिस बोल रहा था मैं, एरोटिक स्टेनोसिस में जो है वो हमें देखने को मिलती है। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में जो वल्वर हार्ट डिजीज है वो हमारे पास में फिनिश होती है। आई नो कि क्लास जो है वो हमारे पास में आज थोड़ी सी बड़ी जरूर हो गई है, लेकिन फिर भी मेन इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि हमारे पास में जो हमने पढ़ा वो हमारे पास में कितना समझ में आया, किस किस जो जो डाउट थे वो सारे क्लियर हुए नहीं हुए। एग्जाम में अब आपके पास में वल्वर हार्ट डिजीज से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको किस तरीके से ठीक करके आते हो, वो सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पे देखी है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में ये क्लास जो है वो फिनिश होती है। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।